ऐसे कुछ बोल रहा था कि अगर अभी अंग्रेज होते और हमारी इंग्लिश सुन ले तो ऐसे ही छोड़ के भाग जाते। बिल्कुल बहुत अच्छे से बिलीव करता हूँ जो शाहरुख खान का डायलॉग है कि जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहने लगते हो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। कि मैं तो तब अपनी गट फीलिंग को फॉलो कर रहा था। इसमें मज़ा आ रहा है मुझे, ये क्रिएटिव करते हैं, अच्छा ये कर देते हैं, आज ये कर देते हैं, अच्छा आज क्रिकेट का सेमीफाइनल मैच हार गई है इंडिया, ये इस कोर्ट से अच्छा लग रहा है। तो उसको ऐसे हज़ारों हज़ारों लोग शेयर कर दें क्योंकि उनके अंदर जो इमोशन चल रहा है उसको किसी ने एक्सप्रेस कर दिया। तो इट्स अ ईज़ी वे ना कि वो बाकी लोगों को भी स्टोरी में शेयर करके बता रहे हैं, देखो ये हुआ है आज। जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वहाँ सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। मतलब वो लोग नहीं जानते, उनकी गलती नहीं है, उनके आसपास से कोई वो नहीं है, तो वो प्राइवेट वाले को नहीं समझ पाते हैं। हिंदी पंक्ति के कितने फॉलोअर्स हो चुके थे जब आप कैंपस से पास आउट हुए? यार 50,000 या लाख के बीच में होगा। 50,000 तो कैंपस में ही हो गए थे, मुझे इसलिए ध्यान है क्योंकि अ, तो मैंने ऐसे ही डाला कि 50,000 फॉलोअर हो गए हैं ऐसे। इट्स अ बिग थिंग ना कि कॉलेज में लोगों को लग रहा है कि अरे लड़के ने कुछ बनाया। ऐसे लोगों को पता ही नहीं, आईआईटी कानपुर के लोगों को ज़्यादा वो पता नहीं था। अब वो हुआ क्या कि वहीं का जो अमर उजाला कानपुर का लोकल परिवार, लोकल न्यूज़पेपर है, अमर उजाला कानपुर वाला जो था, तो उसमें एक हिमांशु भाई करके थे जो मेरे से फेसबुक से जुड़े हुए थे, हमारी कोई बातचीत नहीं थी। उन्होंने वो पोस्ट देख ली होगी, उन्होंने उसकी न्यूज़ बना के उसमें डाल दी कि आईआईटी कानपुर, अब आईआईटीएन की पंक्तियां पढ़ रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर लाखों लोग ऐसे। मुझे स्कूल से ये पता था कि मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ, मतलब वो मेरे स्कूल टाइम से ही है। मतलब मैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें सोचता था कि मैं घर से भाग जाऊँ और खुद की एक चाय की दुकान खोल लूँ। अब मुझे नहीं पता है कि चाय की दुकान कहाँ खोलूँगा, कैसे चलेंगी, इट जस्ट थॉट, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे यहाँ कोई थड़ी है चाय की, उस पे लोग बैठे हैं, रोज़ 20-25 लोग बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आ तो है। एक एग्ज़ाम और एक सोशल मीडिया का पेज मैनेज नहीं कर पा रहे हो और आप बोल रहे हो कि आप इतनी बड़ी कंपनी बनाओगे, एक दिन ये कर लोगे अपना, ये तो ख़याली पुलाव है ना। आपसे 2 ही चीज़ मैनेज नहीं हो रही है, आप क्या गारंटी कि आप उस मुकाम पे पहुँच गए और वहाँ से गिर। अब मई में एक्चुअली मेरे फादर की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद मेरे पास कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन बचता नहीं है यूपीएससी करने का, क्योंकि जब वो यूपीएससी को चैलेंज ले रहा था ना, तो उसमें सेकंड रीज़न ये था कि शायद यूपीएससी क्लियर कर लूँगा तो, क्योंकि मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज था, तो शायद उनको भी एक नई होप मिल जाए। अच्छा किया, अच्छा बुक का काम क्यों किया मैंने हिंदी पंक्तियाँ, तो अब मैं यहाँ से बिजनेस ऐसे सोचने लगा हिंदी पंक्तियों को कि यार जॉब करनी है, इससे कैसे पैसे कमाए जाए। तो बुक का अब एक्चुअली आपको बाहर से देख के ऐसे लगेगा ना कि बुक तो डाइंग मार्केट है, हर कोई जो आजकल रील देखने लगा है, हाँ, नेटफ्लिक्स रील। अमेजन आ गया, यूट्यूब आ गया है, तो बुक कौन पढ़ रहा है। लेकिन बुक का जो एब्सोल्यूट नंबर है, टोटल नंबर ऑफ रीडर है, वो किताबें आएंगे वर्ड ऑफ माउथ से ज्यादा बिकती है। हाँ, तो आपको वो 300 250 200 से लेके 300-500 लोगों तक अगर बुक पहुंच गई कैसे भी करके, फिर उस बुक पे डिपेंड करता है कि वो बुक कैसी है। अगर अच्छी नहीं है तो ऑथर की पॉपुलैरिटी में 5,000 किताब बिक जाए, बट उसके कोई इनपुट दिया है कई लोगों ने, जब मैं पॉडकास्ट करते हैं हम, कह रहे आप थोड़ा पर्सनैलिटी पे काम करो, मैं इनकी नहीं, जब मैं पर्सनैलिटी पे काम करके कल मैं राज समानी या बियर बाइसेप जैसा बन जाऊंगा तो लोग मुझसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो वो हो सकता है कंटेंट चल जाए, हाँ। लेकिन मैं बना रहा हूँ उस मेरे गांव के लोगों के लिए, कि किसी गांव में बैठ के कोई बच्चा मुझे देख रहा हो तो उसे लगे कि यार ये दीपक जो कर रहा है तो मैं ही कर लेता हूँ। तब जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो आईआईटी कानपुर ने हमें इतना कुछ दिया है। मतलब अगर आपकी बात करें तो एक इंस्टाग्राम पेज से हिंदी पंक्तियाँ शुरू हुआ आईआईटी कानपुर से, और आज हिंदी की दुनिया में इतना बड़ा नाम है। हमें ये पता है कि हिंदी पंक्तियाँ शुरू आईआईटी कानपुर से हुआ, पर कैसे हुआ वो हमें नहीं पता। यार मेरा तो कोई लिखने पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था वहाँ पे भी, और मैं एक बार ज़रूर अपने यहाँ जो हिंदी साहित्य सभा है तो मैं उसमें, उनका एक इवेंट होता है काव्य अंजलि, तो उसमें गया था। और उसका पर्पज़ ये नहीं था कि मैं लिखता हूँ इसलिए जाऊँ, मेरा पर्पज़ ये था क्योंकि मुझे स्टेज पर डर लगता था जाने से। अच्छा, स्टेज फियर। तो मैंने कि यार आईआईटी कानपुर में, तो जब मैं पहले दिन आया था तो मैंने यही सोचा था कि यार जब पढ़ने में कैसे ही रहेंगे 4 साल बाद, लेकिन जो आज घुसे हैं अंदर, अपन आए हैं फर्स्ट ईयर में, वैसे तो नहीं जाएंगे, मतलब सारे डर वगैरह मिटा के जाएंगे, क्योंकि मेरा फैमिली की पूरी ट्रेनिंग या आपकी अपब्रिंगिंग वैसे कि आपको यूपीएससी करनी है। तो आप सोचे कि भाई जब प्राइवेट में तो जाना नहीं है तो कम से कम आपके डर निकाल लो, आप इंटरव्यूज़ वगैरह में बैठोगे, तो इसलिए मैं काव्यांजलि में गया। और
इधर उधर से कुछ मैंने पंक्तियाँ उठाई, उनको तोड़ मरोड़ के कुछ पोइम बना दी मैंने हिंदी पे। अच्छा। और तो मेरे लिटरली ऐसे हाथ कांप रहे थे। दो मैंने ऑब्वियसली पहले भी बहुत बार सोचा कि मैं ऐसे स्टेज पे जाके अपना फियर निकालूं, बट आईआईटी कानपुर में एक प्रॉब्लम ये है कि सब लोग ऐसे हिंदी में बात करते हैं। हम सब 99% जनता, इवन साउथ इंडियन आते हैं वो भी फोर्थ ईयर तक आते आते इतनी मस्त हिंदी बोलते हैं। हाँ हाँ। लेकिन जैसे ही उन्हीं लोगों में से जब कोई स्टेज पे जाता है ऑटोमेटिकली इंग्लिश निकलती है। उनको कोई नहीं बोलता है कि इंग्लिश जाके बोलनी है। एक जस्ट हमारी सबकी ट्रेनिंग इस तरह से की गई है कि जो प्रोफेशन की लैंग्वेज है, जो इंग्लिश है, वो इस तरह से हाईली स्किल्ड दिखाई जाती है, दिखती है कि लोगों का अपने आप। तो आप सोचो ओरिएंटेशन मेरा 10 दिन का हुआ, स्टेज पे कोई भी जा रहा है एक शब्द भी हिंदी का नहीं बोल रहा है। तो जो बच्चे स्टेट बोर्ड से आए हैं, जो ऐसे गांव के लड़के आए हैं। हाँ, जो गांव से आए हैं, जिनकी जो एजुकेशन है उस तरह से रही, तो वो तो बेचारा डर ही जाएगा कि यार मैं कभी अपनी बात स्टेज पे जाके बोल ही नहीं पाऊंगा। तो मैं उन लोगों में से था। मतलब मैंने ऑब्वियसली 8 तक गांव के स्कूल में पढ़ाई की है, तो वो उसमें हिंदी मीडियम, एंड देन 9 to 12 इंग्लिश में की। तो मैं बीच में रह गया कि मेरे को इंग्लिश लिखना समझना तो आ गया, लेकिन बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं आया कभी। यार मैं प्योर रिलेट कर पा रहा हूँ आपसे क्योंकि मेरी स्कूलिंग भी कुछ ऐसी ही रही है। तो ऐसे ऐसे होता है। और तो फिर तो हाँ, मेरे साथ ऐसे होता था कि कॉलेज में ऐसे बहुत सारे इवेंट ऐसे होते थे, क्योंकि मैं बहुत सोशली एक्टिव रहता था और स्पोर्ट्स में था। तो उस कविता का क्या हुआ फिर? हाँ, तो कविता में पहले गया और मैं ऐसे, मेरे लिटरली हाथ कांप रहे थे। बट जब मैंने बोलना शुरू किया तो जो उसमें मैंने पंच लाइन लिखी थी कि भाई, जैसे उसमें कुछ मैंने ऐसे लिखा था कि हम कॉलेज, हमें हिंदी इंग्लिश तो आती नहीं थी कभी, और जो टूटी फूटी आती थी वो अब देख के समझ में आता है कि वो टूटी फूटी थी। उस टाइम तो लगता था, क्योंकि हमारे मार्क्स 90+ आ रहे थे अंग्रेजी में, स्कूल की, गांव की स्कूल में, तो हमें लगा बहुत अच्छी आ रही है हमें इंग्लिश। तो मैं ऐसे कुछ बोल रहा था कि अगर अभी अंग्रेज होते और हमारी इंग्लिश सुन ले तो ऐसे ही छोड़ के भाग जाते। तो उस पे एक्चुअली लोग, प्रोफेसर, बच्चे हंसे थे, तो काफ़ी हंसे। तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं जो बोल रहा हूँ वो उनको सेंस कर रहा है। एंड देन उसके बाद मुझे ध्यान है, मेरा एकदम हाथ बिल्कुल शांत हो गए थे। मैंने पेज रखा, माइक ऐसे हाथ में पकड़ रखी थी, यहाँ थी, मैंने वो नीचे रखी, और मैं पूरा लेक्चर हॉल में इतनी तेज़ बोल पा रहा था कि लोग सुन रहे थे, और मैं 9 मिनट तक बोला। अच्छा। तो मैं अपनी लैंग्वेज में इतना कंफर्टेबल था, तो मुझे चला कि लैंग्वेज बैरियर है, इट जस्ट नॉट कि अपने अंदर नहीं है वो। लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए बनी है ना, अगर वही कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन या एक्सप्रेशन में बैरियर फील हो रही है, तो इसका मतलब सिस्टमेटिकली हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो कॉलेज में ये इस तरह का माहौल था। उसमें स्पोर्ट्स में इंटर आईटी, अपने जो स्पोर्ट्स मीट होती है, तो 2016 में थर्ड ईयर में था। तो तब हम सेकंड आए थे, मतलब हमारी एथलेटिक्स की टीम सेकंड आई थी। तो लोग एक्चुअली थर्ड आने पे भी खुश होते हैं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, हम बहुत दुखी थे, क्योंकि हमारी टीम वैसे ही एथलेटिक्स आईआईटी कानपुर पिछले 3 साल से जीत रही थी, और हम वैसे ही प्रिपेयर करते थे खुद को। बट स्पोर्ट्स है, उसमें ऑब्वियसली एक जीतता है, अब हमेशा नहीं जीतोगे आप। तो मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे इमोशन चल रहे थे, बट मैं कह ही नहीं पा रहा था। मैं पब्लिकली शेयर करना चाहता था, बट इसलिए नहीं कह पा रहा था क्योंकि पब्लिकली लोग जब भी शेयर करते हैं इंग्लिश में करते हैं, और मुझे कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा था तब। अब तो चैट जीपीटी, ग्रामरली, इतने टूल्स आ गए हैं कि आप जो लिख रहे हो ग्रामरली से चेक करवा लो, 1-2 माइनर चेंज होंगे डाल दो। बट मुझे वो कॉन्फिडेंस था ही नहीं। तो उस इंटर आईटी के जस्ट बाद जो मैं जिस 15 दिन के फेज में था, उसमें हिंदी पंक्तियाँ शुरू हुआ है। अच्छा। हाँ, जब मैं ऐसे फेज में था तो आपने खुद को एक्सप्रेस करने के लिए इस पेज की शुरुआत की? हाँ, तो को भी, और इनकी इधर उधर से कुछ भी हिंदी का पढ़ूंगा मैं, अच्छा तो मैं यहाँ पोस्ट करूँगा। और क्योंकि अपने सर्कल में हिंदी का वहाँ माहौल नहीं था फेसबुक पे, तो मैंने इंस्टाग्राम से शुरू किया, क्योंकि तब जनता इंस्टाग्राम पे जा ही रही थी। तो तब तो सब लोग, सिर्फ लोग फोटो के लिए यूज़ करते थे, फिल्टर, फोटो का फिल्टर लगाने के लिए, फ़ोटो खींच के फिल्टर लगा के फिर डालने के लिए। और मैंने उसमें पता नहीं कहाँ से ये लाइन लिटरेचर को या इसको डाल दिया बीच में। लिटरेचर तो नहीं कहूँगा उसको, ऐसे कोट्स वगैरह डाल के, तो वहाँ से शुरू किया। और आपको याद है पहली पोस्ट? पहली पोस्ट मुझे ऐसे तो याद नहीं है, बट मुझे शुरुआत में ऐसी चीज़ें करता था कि मतलब जैसे इधर उधर से कहीं से मिला वो डाल दिया, इंग्लिश में कुछ अच्छा पढ़ा उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके डाल दिया। प्लस मैं ऐसे हर 2-3 दिन मैंने एक वर्ड देता, जैसे आज का जैसे अब बारिश हो रही है मान लो, हाँ हाँ हाँ। तो मैं देखूँगा आज का शब्द है बादल, आप इस पे अपनी पंक्तियाँ कमेंट करिए। अच्छा।
तो जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो कमेंट करते होंगे एंड देन वो, मुझे नहीं पता था ऐसे पहले एल्गोरिदम वगैरह ये सब नहीं सोचता था मैं। इट जस्ट तो मुझे लगता है कि होना था वो, मतलब अभी उसको रैंडम भी बोल सकते हो आप। डेस्टिनी पे यकीन करते हो क्या, मतलब जिस तरीके से होना ही था? हाँ यार, मैं पहले नहीं करता था ऐसे, यूनिवर्स में बहुत बिलीव करने लगा हूँ मैं कि मतलब जैसे देखो आप फॉर एग्जांपल ऐसे कोई बीज है, पेड़ का बीज है, तो उस पेड़ के बीज में लेट्स से कि एक पेड़ है, जैसे बरगद को ले लेते हैं अपन, तो बरगद का एक बीज है, उस बीज में एक पेड़ है, उस पेड़ में ऐसे ही लाखों बीज है, उन लाखों बीज के अंदर पेड़ है, उनके अंदर फिर लाखों, तो एक सिंपल एक बीज के अंदर पूरा बरगद का यूनिवर्स है। एंड लेट्स से कि 10 ईयर्स ऑफ एज होती है बरगद की, लेट्स एज्यूम ज़्यादा होती है बट लेट्स एज्यूम, तो ये पता है कि एक एक इतने 10 साल में इतने पेड़ आने वाले हैं, एक एक मतलब क्यों आना है, 1000 साल बाद ये पीढ़ी इस बरगद की आएगी, ये फिक्स है ना। कहाँ आएगी कैसे आएगी ये नहीं पता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये नहीं पता, पर ये भी पॉसिबिलिटी, ये एक पॉसिबिलिटी है कि आएगी, बट ये श्योरिटी नहीं है कि आएगी, क्योंकि उस बीज का कोई गलती से किसी का पैर आ गया, पत्थर के बीच फंस गया तो कट भी सकता है और उसके आगे की पूरी हो जाती है। तो मुझे लगता है यूनिवर्स में कुछ चीज़ें फिक्स हैं, लेकिन यूनिवर्स उतना रिजिड भी नहीं है कि कुछ हो ना उसमें, और या रिजिड नहीं है, या ऐसे बोल सकते हैं कि इतने सारे इवेंट हो रहे होते हैं यूनिवर्स में कि पॉसिबिलिटी है कि उन वो जो जिस तरह से उसका एक रूटीन फिक्स है उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, तो यूनिवर्स उसके लिए भी ओपन है। अब जो ये मैं जो थॉट बोल रहा हूँ बरगद वाला, इसमें जो एक सबसे खराब अजम्पशन ये है कि जो पहला बीज है, जो जो पहला पेड़ होगा बरगद का और 1000 साल बाद होगा वो सेम होंगे, नहीं, बीच में हाइब्रिडेशन भी हो, कुछ हाइब्रिड बनेगा, कुछ इधर उधर से कुछ भी होके 1000 साल बाद हो सकता है जो बरगद हो वो बहुत अलग हो, बट ये ज़रूर है कि वो पेड़ होगा, आगे की आएगी। तो वैसे बिलीव करता हूँ कि या तो सब कुछ रैंडम हो रहा है यूनिवर्स में, सब कुछ रैंडम हो रहा है तब तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मतलब रैंडम ही हो रहा है तो आप कितना ही प्लानिंग कर लो। लेकिन अगर कुछ चीज़ें फिक्स हैं और आपसे करवाई जा रही हैं तो आपको वो पावर फील करनी चाहिए कि आप उस चीज़ के लिए चुने गए और आप उस जिम्मेदारी को फिर समझते हो कि आपको चुना है तो कुछ रीज़न होगा इसका, आप में कुछ, यूनिवर्स तो अपनी प्रोडक्टिविटी देख रहा है ना, उसको क्या मतलब है दीपक शंकर जरवाल से। तो मुझे ऐसे लगता है, तो मैं वैसे ही सोचता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। मुझे भी ये लगता है कि जब आप डेस्परेटली कोई चीज़ चाहते हो तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है। मतलब आप जो चीज़ चाहते हो आप उसी तरह के लोगों से मिलते हो, फिर आप धीरे धीरे उसी चीज़ में ढलते जाते हो ऑटोमेटिकली। मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से बिलीव करता हूँ जो शाहरुख खान का डायलॉग है कि जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहने लगते हो तो पूरी कायनात उसको, तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली बिलीव करता हूँ इस चीज़ में। और मतलब मेरा ये मानना है कि ऐसे यूनिवर्स में कुछ अच्छा बुरा कुछ भी ऐसे वो नहीं है, मतलब मेरे को दो कोर लगते हैं, पता नहीं फिलोसॉफिकल हो जा रहा है इंटरव्यू बट दो कोर काम लगते हैं यूनिवर्स के। पहला कि खुद को जानना, सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो खुद को जानना चाह रहा है। आप देखो पूरे यूनिवर्स को देखोगे तो ऐसे रैंडम इवेंट करवा रहा है खुद को जानने के लिए कि इससे क्या होता है, लेट्स सी इससे क्या होता है। और दूसरा है क्योंकि वो खुद को जानना चाहता है तो इतने पुराने करोड़ों सालों की जो इन्फॉर्मेशन उसने इकट्ठा की और उसके ऊपर वो बिल्ड करता जा रहा है थीसिस, जैसे A+B का स्क्वायर तो वही रहेगा, तो उस इन्फॉर्मेशन को उसने कर लिया, अब उसके आगे की कोई रिसर्च है तो उसके ऊपर होगी। हाँ सही बात है। तो अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए समहाउ, जो बैलेंस बनाना चाह रहा है, ये बैलेंस बिगड़ जाएगा तो सारी इन्फॉर्मेशन जीरो हो जाएगी ना। तो नेक्स्ट उसका चीज़ है कि खुद को जानने के बाद ये बैलेंस बना के रखना है ताकि सब कुछ मिट ना जाए, जो इतने करोड़ों साल की मेहनत है। अब कोई भी इंसान कोई भी चीज़ अगर उसको इस चीज़ में ये दो कामों में हेल्प कर रही है, नया कुछ जानने में या बैलेंस बनाने में, तो वो उनको लैडर पे ऊपर चढ़ाते जाता है। लैडर पे ऊपर चढ़ाने का मतलब है कि उस इंसान जो लैडर पे सबसे ऊपर है, इसका मतलब उसके काम का, उसके बोलने का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें हो रही है उसमें। सही बात है। तो वो अच्छा बुरा नहीं देखता। आप पूरी शिद्दत के साथ कोई गुंडा अपनी गुंडागर्दी कर रहा है ना, तो भी उसको लैडर पे ऊपर चढ़ाते जाएगा, उसको इतना बड़ा गुंडा बना देगा कि वो एकदम उसके जो एक्शन है उसका बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। तो यूनिवर्स अच्छा और बुरा नहीं देख रहा है, उसको अच्छे लोग भी चाहिए, अच्छी चीज़ें चाहिए तो बुरी भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अच्छा होगा तो लोग महसूस ही नहीं कर पाएंगे
या लेट्स से कंफर्ट हो, सिर्फ सुख ही सुख हो, तो लोग क्यों क्यों मेहनत करेंगे कि कुछ और जाना जाए? मस्त तो चिल लाइफ है, क्यों इतनी मेहनत करें? तो उसका जो पहला पर्पज है कि जानना है, वही फुलफिल नहीं होगा, तो पैरेलल में दुख भी क्रिएट हुआ है। सही बात है। तो उसको बैलेंस चाहिए और वो अच्छा बुरा नहीं देखता है। तो इस लैडर में आप कहीं पे भी पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करोगे तो वो आपको लैडर में ऊपर चढ़ाएगा। नहीं यार, सही बात है। मतलब कॉन्स्टेंटली पुश करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम अपना खुद का पोटेंशियल नहीं पहचानते हैं। जैसे जैसे हमारा एक्सपोजर बढ़ता है, जैसे हम आईआईटी कानपुर गए, कॉलेज गए, तो हमने देखा कि एक अलग ही दुनिया है। इतनी सारी चीज़ें करने को, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसमें से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपने ग्रैब की और कुछ तरह की मैंने ग्रैब की। तो हाँ, तो मतलब जो पूरी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसका 0.001% भी नहीं है जो हम देख पा रहे हैं। हाँ, सही बात है। तो धीरे धीरे लोगों ने वहाँ पे कमेंट करना शुरू किया अपनी पंक्तियाँ। तो वहीं से ये एक मंच बना कि लोग भी अपने ओपिनियंस इस पे शेयर कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे एक इनिशियली ग्रोथ का एक ये था कि इंगेजमेंट, अब उस टाइम पे लकीली ऐसा होता हुआ कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम उस अकाउंट को उनको सजेशन ज़्यादा डाल रहा है जहाँ लोग कमेंट कर रहे हैं या इंगेज कर रहे हैं। तो मुझे कोई ऐसा नहीं था, इट जस्ट वो मॉडल समाउ ऐसा हो गया, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ मैंने जो टैक्टिक्स फॉलो की फॉलोअर बढ़ाने की, वही की कि मैंने बहुत सारे लोगों को फॉलो किया जो भी मुझे पॉसिबिलिटी इंस्टाग्राम पे हिंदी से रिलेटेड हो लगे, मैंने उनको सबको फॉलो करने की कोशिश की। कोई और भी कहीं लेट्स से हिंदी की पोस्ट है उस पर लोगों ने लाइक कर रखा है, तो मेरा एक ही अच्छा इसने हिंदी की पोस्ट पे लाइक कर रखा है, मतलब इसको हिंदी आती है, पढ़ना आती है, इसको इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो मैं फॉलो करूँगा। जैसे 100 लोगों को फॉलो किया और 10 भी फॉलो बैक करते हैं तो 10 और नए लोग जुड़ गए। 1000 को करोगे 100 जुड़ गए, 10,000 को करोगे ऐसे 1000 लोग जुड़ गए। तो मैंने ऐसे फॉलो किया, तो आप 7 दिन करोगे फिर आप बोर हो जाओगे कि क्या कर रहा हूँ मैं ये। तो मैंने ऐसे ही हुआ, एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया उसी टाइम। जो मेरे पास होता, तो मेरे पास फिर छोटा नोकिया का वो फ़ोन था, और वो 1 महीने या 1 डेढ़ महीने मैंने वो चलाया नहीं, लेकिन जब मैंने वापस चलाया देखा कि उसपे 6500 फॉलोअर हो गए हैं। अच्छा, उस टाइम पे? से भी, और शायद मैंने लोगों को बहुत सारे लोगों को फॉलो किया था ऐसे करके। तो फिर मैंने इसको ऐसे रेगुलरली पोस्ट करना शुरू किया जब मेरा फ़ोन ऑन सही हुआ, वैसे हो गया। अब हुआ ये, अच्छी चीज़ ये हुई कि इसका मॉडल एक्चुअली इतना अच्छा बन गया कि जैसे मैं कोई सिर्फ मेरा लिखा हुआ पोस्ट कर रहा हूँ तो सिर्फ उसमें पढ़ने वाले लोग इन्वॉल्व है ना। अब हम क्या करते थे कि आप अपनी पंक्ति भेजो, हम सेलेक्ट करेंगे और पोस्ट कर देंगे। तो आप 100 लोग आपको लेट्स से मैसेज कर रहे हैं, तो आप उसमें से 5 छाँटोगे या 10 छाँटोगे, इससे ज़्यादा नहीं आती हैं। तो ऑल ऑटोमेटिकली लोग जो अपने अकाउंट पे डाल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ही मॉडल ऐसा है कि अबव एवरेज कंटेंट होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ डाइवर्सिटी होगी, जैसे मैं लिखूँगा तो हो सकता है मैं सिर्फ प्यार पे लिख रहा हूँ, मोटिवेशन लिख रहा हूँ, 2 एक सही बात है। लेकिन जो आ रहे हैं तो आपकी डाइवर्सिटी है प्लस अबव एवरेज कंटेंट है। तो जब आप डाल रहे हो तो उसमें एक्चुअली जो और राइटर हैं उनको ये होप है कि हमारा भी पब्लिश हो जाएगा, और हमें भी लोग पढ़ेंगे। हाँ, और जो रीडर हैं उनको अबव एवरेज कंटेंट मिल रहा है तो शेयर कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है तो फॉलो कर ले रहे हैं। तो ये मॉडल ही ऐसा है कि इसमें एल्गोरिदम की भी वो फुलफिल हो जा रही है, इन डाइवर्सिटी भी हो रही है, और ये भी हो जा रहा है कि लोगों को एक होप है उस पेज से जुड़े रहने की, कुछ फ़ायदे की। तो वो ऑटोमेटिकली, मैंने ऐसे कुछ इतना दिमाग लगा के नहीं किया था, तो अब मैं वापस पलट के देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि हाँ, ये इसका एक रीज़न था। ये मैं तो तब अपनी गट फीलिंग को फॉलो कर रहा था, इसमें मज़ा आ रहा है मुझे, ये क्रिएटिव करते हैं, अच्छा ये कर देते हैं, आज ये कर देते हैं, अच्छा आज क्रिकेट का सेमीफाइनल मैच हार गई है इंडिया, ये इस कोट से अच्छा लग रहा है। तो उसको ऐसे हज़ारों हज़ारों लोग शेयर करते हैं क्योंकि उनके अंदर जो इमोशन चल रहा है उसको किसी ने एक्सप्रेस कर दिया। तो इट्स अ ईज़ी वे ना कि वो बाकी लोगों को भी स्टोरी में शेयर करके बता रहे हैं, देखो ये हुआ है आज। तो वो वायरलिटी ऑटोमेटिकली इस मॉडल में। अच्छा, इस मॉडल का एक और फ़ायदा है कि आपको इन हाउस टीम रखने की ज़रूरत नहीं है कंटेंट के लिए। हाँ, सही बात है। कि कंटेंट आपको कंटेंट लोग करके बना के दे रहे हैं और लिख रहे हैं, आप उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हो, आपके लिए कंटेंट लिख रहे हैं। तो सिंगल पर्सन भी इस पूरे सेटअप को मैनेज कर सकता है। तो टिल जनवरी 2024 तक मैंने हिंदी पंक्तियों को अकेले ही मैनेज किया है। बीच में 2-3 लोगों को, जब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा था तब, यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे थे? रुको, पहले तो आप थर्ड ईयर में आपने हिंदी पंक्तियाँ शुरू किया। कॉलेज खत्म होने तक क्या सीन था? प्लेसमेंट में बैठे या फिर? नहीं तो प्लेसमेंट में नहीं हटे, क्योंकि आप, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वहाँ सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। मतलब वो लोग नहीं जानते, उनकी गलती नहीं है, उनके आसपास से कोई वो नहीं है, तो वो प्राइवेट वाले को नहीं समझ पाते हैं।
उनके माइंड में प्राइवेट, अब तो फिर भी लोग अवेयर होने लगे हैं पिछले 5-6 सालों में, क्योंकि जब से इंटरनेट आया है, या 10 सालों में, उनके माइंड में प्राइवेट का मतलब है कि वो पहले के ज़माने में जो कारखाने में लोग काम करते थे, हाँ मजदूरी। 12-12, 15-15 घंटे बेचारे शिफ्ट कर रहे हैं, संडे भी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो उनके माइंड में वही है कि प्राइवेट में अभी भी ऐसे ही किया जाता है। बट उनको नहीं पता कि सरकारी में आप 6 दिन जा रहे होंगे बोले, लेकिन प्राइवेट में 5 ही दिन जाना पड़ रहा है, जिसमें से आप वर्क फ्रॉम होम भी ले सकते हो। तो अच्छी जॉब्स भी हैं, हाई पेइंग जॉब्स है और अच्छी जॉब्स भी हैं जहाँ आपकी वेलबींग का भी तो बैठे नहीं प्लेसमेंट में? प्लेसमेंट में नहीं बैठा मैं बिल्कुल भी। तो यूपीएससी बैक ऑफ द माइंड था। हिंदी पंक्ति के कितने फॉलोअर्स हो चुके थे जब आप कैंपस से पास आउट हुए? यार 50,000 या लाख के बीच में होगा। 50,000 तो कैंपस में ही हो गए थे, मुझे इसलिए ध्यान है क्योंकि अ, तो मैंने ऐसे ही डाला कि 50,000 फॉलोअर हो गए हैं ऐसे। इट्स अ बिग थिंग ना कि कॉलेज में लोगों को लग रहा है कि अरे लड़के ने कुछ बनाया। ऐसे लोगों को पता ही नहीं, आईआईटी कानपुर के लोगों को ज़्यादा वो पता नहीं था। अब वो हुआ क्या कि वहीं का जो अमर उजाला कानपुर का लोकल परिवार, लोकल न्यूज़पेपर है, अमर उजाला कानपुर वाला जो था, तो उसमें एक हिमांशु भाई करके थे जो मेरे से फेसबुक से जुड़े हुए थे, हमारी कोई बातचीत नहीं थी। उन्होंने वो पोस्ट देख ली होगी, उन्होंने उसकी न्यूज़ बना के उसमें डाल दी कि आईआईटी कानपुर, अब आईआईटीएन की पंक्तियां पढ़ रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर लाखों लोग, ऐसे कुछ तो उसने टैग करके, और मेरा एक जैसे चश्मा लगा के ऐसे फोटो था वो उन्होंने डाल दिया। अब वो मुझे किसी ने, जो हमारे साथ प्रैक्टिस करते थे एथलेटिक्स में, मैं एथलेटिक्स करता था, तो वहीं आईआईटी सॉरी कानपुर के लोकल लोग आते थे 2-4, तो उनको वो कट मिली, उन्होंने वो फेसबुक पे डाल दिया। तो ऐसे मुझे पता चला कि वो तो मुझे ये मेमोरी ध्यान है कि 50,000। लगा कैसा वो न्यूज़ देख के, लगा कैसा मुझे आपको? तो अच्छा ही लगा था क्योंकि पहली बार आप न्यूज़पेपर में आ रहे हो ना, मतलब भले ही चाहे आपका फोटो उसने ऐसे चश्मे वाला लगा दिया हो, बट अच्छा लग रहा है। और दूसरे फिर वो न्यूज़पेपर में आना इंडियन, उसमें बड़ी चीज़ है, स्पेशली आप अच्छी चीज़ के लिए आ रहे हो तो अभी भी ऐसा है कि अभी हिंदी पंक्तियाँ का, या हमने जो ऐप लॉन्च किया था उसका, गांव के जब लोकल में 1-2 बार लोकल न्यूज़पेपर में आया था कि भाई हमारे यहाँ के बच्चे निकल के ये कर रहे हैं, तो उसको मेरे गांव के जिनसे कोई बातचीत नहीं है वो लोग अपने इंस्टाग्राम सॉरी व्हाट्सएप के स्टेटस पे शेयर कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। उस टाइम तक हिंदी पंक्तियों को बस एज अ पेज आप देख रहे थे, आपने इसे एज ए स्टार्टअप नहीं देखा? मैं तो स्टार्ट तो बहुत लेट तक भी नहीं देखा, मैं तो सिर्फ एक उसका कारण ही था ना, लैंग्वेज वैसे शुरू किया। तो मैंने आपने अभी तक पैसे कमाए थे, मतलब जब कॉलेज में 50,000 फॉलोअर हो चुके थे? पैसे कमाए थे, ऐसे होता था तब एक्चुअली। कुछ और जो नए पेज बनाए लोगों ने, जैसे इंडी, जैसे तुम मान लो खुद लिख दो अंकित राइट्स, ऐसे कुछ करके बना दो, तो तुम मुझे रीच आउट करते हो कि हिंदी पंक्तियों को, तुम्हें नहीं पता कि इसके पीछे दीपक शंकर जोरवाल है, कि आप मुझे प्लीज़ स्टोरी में प्रमोट कर सकते हो, तो मैं बोलूँ हाँ हाँ कर देंगे। तो क्या चार्जेस लोगे, तो मैं तो 150 रुपये 200 रुपये में कर देता था, ऐसे कभी कभार। अब 150-200 रुपये इसलिए ज़्यादा लगते थे क्योंकि हम जब आईआईटी कानपुर में रहते थे तो वहाँ सब कुछ बहुत सब्सिडाइज्ड है। 150 रुपये 200 रुपये का मतलब है कि आप पूरे दिन में कैंटीन में पेट भर के दोनों टाइम मस्त खा सकते हो। सही बात है। तो 200 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है, समझ रहे हो? अभी भी बड़ी चीज़ है वहाँ पे, अभी भी डीसीबीएम आ जाता है 20 रुपए में, 40 में मैगी आ जाती है। हाँ, तो घर से जो आपको पैसे मिल रहे हैं उसके अलावा आप महीने के मान लो 1,500-2,000 और आ जा रहे हैं, तो एक स्टूडेंट को पॉकेट मनी एक्स्ट्रा और मिल जा रही है, इससे क्या चाहिए? मेरी कोई ना, मुझे कोई ऐसी शौक है कुछ भी ना, बहुत ऐसे पहनने की चीज़ें शौक था तब। स्पोर्ट्स में था तो मैं तो लोअर और टी शर्ट में ही रहता था, ना कोई ऐसे कुछ खाने का या पीने की कोई शौक था, कुछ भी शौक नहीं है मेरे को। तो 2,000 मेरे पास एक्स्ट्रा ही पड़े हैं, वो भी खाने पे ही जाते थे मेरे। तो उस टाइम पे कोई ये नहीं था, उस टाइम मैं आपको जर्नी बताता हूँ हिंदी पंक्ति की क्या रही है। तो उस टाइम तक कोई नहीं था, मुझे पता था कि यूपीएससी करनी है, तो और ऑब्वियसली कुछ फैमिली रीजंस भी ऐसे बन गए थे कि शायद मैं उस उतनी रिस्क लेने के लिए भी वो नहीं था। अरे हाँ, अरे यार, ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी काफ़ी कम हो तो जाती है। मुझे ये ध्यान है कि मुझे स्कूल से ये पता था कि मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ, मतलब वो मेरे स्कूल टाइम से ही है। मतलब मैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें सोचता था कि मैं घर से भाग जाऊँ और खुद की एक चाय की दुकान खोल लूँ। अब मुझे नहीं पता है कि चाय की दुकान कहाँ खोलूँगा, कैसे चलेंगी, इट जस्ट थॉट, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे यहाँ कोई थड़ी है चाय की, उस पे लोग बैठे हैं, रोज़ 20-25 लोग बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आते हैं। नहीं यार, खोल सकते हैं आईआईटी चाय वाला, वैसे भी डिग्री डिग्रीज के फूड ब्रांड काफ़ी चल रहे हैं आजकल। चाय वाला, और आजकल यही हो रहा है। एक वो कुछ तो डोज वो थी ना एमबीए, बीटेक पानी पूरी पता नहीं क्या क्या। कुछ तो ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं।
तो मेरे बैक ऑफ द माइंड ये ऐसे कुछ था नहीं, तो मैं खुद का कुछ करना था, आपके बैक ऑफ द माइंड था। मुझे ध्यान है क्योंकि 7 सेम में आईटी में सब लोग प्लेसमेंट कर रहे होते हैं, प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको फील होता है जब आपका पूरा के पूरा आप 800 1000 लोगों का बैच है जिसमें से 900 लोग ऑलमोस्ट 800 900 लोग बैठ रहे हैं। 6 सेमेस्टर मस्ती मारते, 7वें में सब लोग एकदम हीट हो जाती है बिल्कुल वहाँ पे। 7वें छठे से ही लोग शुरू हो जाते हैं, बट वो 7वें तक आते आते आपको फील होता है कि भाई लोग रोज सूट पहन पहन के जा रहे हैं, मतलब कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, कोई कुछ अटेंड करने जा रहा है, आप ट्रैक सूट पहन के ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने जा रहे हो, तो वो फील होगा ना कि यार इनके पास दिसंबर खत्म होते इनके हाथ में जॉब होगी 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख, आपके पास कुछ नहीं है। आप 6 महीने बाद प्रिपरेशन शुरू करोगे, 1 1.5 साल बाद एग्जाम होगी, उस पूरे प्रोसेस में 2 साल और एक्सेलेंट, तो इन बेस्ट केस भी आपके पास 2.5 साल बाद जॉब होगी। बेस्ट केस कि आपका पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए, तो 2.5 साल तक तो कुछ नहीं है। 2.5 साल तक तो आपके साथ वाले 50-50 लाख रुपए कमा लेंगे, तो आपको फील तो होता है ना। तो आपका माइंडसेट बिजनेस वाला था, प्रिपरेशन वाला नहीं था कभी भी। तो मैं घर नहीं, मैं उसका भी बताऊंगा। तो मैंने घर पे फ़ोन किया, मैंने पापा को कॉल किया कि पापा मैं खुद का कुछ कर लूँ क्या? तो मेरे पापा हमेशा बहुत लीनियंट रहे, उन्होंने मेरे पापा मम्मी ने मुझे आज तक कभी भी मेरी कैरियर में नहीं बोला कि ये करना है बेटा, कभी भी नहीं। मम्मी को तो बेचारी को उसने ज़्यादा देखा नहीं था, तो उसको पता ही नहीं था, वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी। पापा ने देखी थी, लेकिन वो ऐसे नहीं थे कि यही करना है। अब उनके अपने एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जो भी, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी फ्रीडम दी। तो उन्होंने बोला कि देख बेटा, मुझे तो तू जो, उन्होंने बोला क्या आइडिया है, तो मैं उस टाइम स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व था, तो मैंने स्पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी साइड कुछ सोचा था। इट्स लाइक कि जैसे अपने उद्घोष होता है, तो हम आईआईटी को आके बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा उद्घोष हम करवाएंगे। करवाएंगे, आपके बच्चे जो काम कर रहे हैं इन्हीं को काम करेंगे, बट इनको ये ब्रांड लाने का, पैसा लाने का, हाँ समझ गया। ऑपरेशन वाला काम, इनकी टेंशन नहीं लेनी है, ये हम करके देंगे। तो लेट्स से कि आपका खर्चा उसमें 60 लाख का हो रहा है, तो आपने ब्रांड को करके आपने 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया, और लेट्स से आपकी 10 लोगों की टीम है, तो आपने 40 लाख बनाया, और ऐसे ही मान लो 10 फेस्ट कराओ तो 4 करोड़ हो गया। तो ऐसे ऐसे सोच रहा था मैं तो अब मेरी उस टाइम की बिजनेस नॉलेज इतनी थी कि मैंने हाँ सही बात है। सोचा था। तो पापा ने बोला कि बेटा मुझे तो इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया नहीं, तू अपने सीनियर्स से डिस्कस कर ले, उनको अगर लग रहा है तो तू कर लेना। तो ये था, बट एक्चुअली ऐसा होता कि नेक्स्ट टाइम तो मैं इन बिटवीन, जब ये सब इंट्राइटी चल रहा था, इंट्राइटी स्पोर्ट्स मीट थी दिसंबर में, तो उसके लिए फिर ऑक्यूपाइड था, बाकी दोस्तों का प्लेसमेंट था। और फेब में ऐसा होगी, नेक्स्ट फेब में एक्चुअली मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो वो एक्चुअली कि अब आप एक्चुअली रिस्क लो, बिजनेस करो, आई नहीं। और एक सेमेस्टर में। हाँ लास्ट सेमेस्टर में, 8 सेमेस्टर में। और एक एक्चुअली मेरा माइंड में ये था ही कि मुझे भी यूपीएससी करनी है। उसका रीज़न ये था कि मेरे हमेशा से ऐसा रहा है कि भाई जहाँ भी, मतलब आपको दुनिया जीतनी है, मतलब मेरा पता नहीं क्यों माइंड में ऐसे रहा है हमेशा से। तो आपके हिसाब से आपने अभी तक गांव की दुनिया देखी थी, तो गांव की दुनिया तो जीतने वाला एक ही है वहाँ, कलेक्टर राजा। उसके हाथ में ये पावर, अच्छा बुरा, कि तुम उस पोजीशन पे पहुंच के एक्चुअली कुछ चेंज कर सकते हो ना। वही है राजा, राजा वही है ना जो कुछ करे, जिसके पास इतनी पावर है कि वो जो चाहे करना चाहे कर सके, नॉट इन नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव भी वो कुछ करना चाह रहा है, तो उस पोजीशन पे पहुंच के ही तो कर पाओगे। तो मुझे लगा ये बनेंगे तो, और ऊपर से आपके पास जितने भी सराउंड 100 200 300 500 लोग हैं, आपके गांव के रिश्तेदार, घर वाले, सबकी नज़र में सबसे बेस्ट कैरियर ऑप्शन ये है, तो क्यों नहीं किया जाना चाहिए। जब आपका भी मन है, आपको जो कैरियर से चाहिए, अपनी लाइफ से चाहिए, वो ये प्रोफेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है जहाँ से कुछ चेंज ला सकते, तो करो। तो मैंने उतना सोचा नहीं, मैं यूपीएससी प्रिपरेशन पे चला गया। मुझे इतना आईआईटी की प्रिपरेशन करने में मज़ा नहीं आया जितना यूपीएससी प्रिपरेशन करने में आया। मेरी लाइफ के ऐसे वन ऑफ द बेस्ट फेज है जो मैंने वो 8-9 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, क्योंकि आपको इतना कुछ जानने को मिला मुझे कि मैंने जब अपनी हिस्ट्री की, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की वो आती है, और प्लस एक एशियंट की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, मैंने जब दोनों कंप्लीट की, मेरा थॉट ये था कि यार इतना कुछ घटित हो गया मेरे देश में, मेरे आसपास, मेरे समाज में, और मुझे पता ही नहीं था, मतलब मुझे ये पता ही नहीं था, क्योंकि 8 तक इतनी हिस्ट्री आती नहीं है, उसके बाद जो हिस्ट्री आती है, तो 9 और 10th में आई, तो उस टाइम तो मैं इंग्लिश से ही स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से, तो मेरे को समझ में ही नहीं आया कुछ। और 11th 12th में जहाँ और डिटेल में आती है, वहाँ मैंने पीसीएम ले ली।
तो मुझे बाद में जब यूपीएससी प्रिपरेशन करा, और एक आप एक्चुअली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी आ रहे हो, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हो और सडनली आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में तो आप ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हो ना जो रियलिटी में नहीं दिख रही है आपको, सही बात। कि ये लाइट जल रही क्यों है, इसके पीछे की साइंस आपको दिख नहीं रही है ना। लेकिन जो सोशल साइंस में होता है कि आपके सामने जो घटित हो रहा है उसका कारण देखते हो आप, कि अच्छा ये कास्ट सिस्टम क्यों है, अच्छा कास्ट एक दूसरे से compete क्यों करती है, अच्छा डाउरी क्यों है, अच्छा हमारा ये XYZ रूल्स क्यों हैं। तो वो सब आप इतना रिलेटेबल फील करते हो, तो मुझे बहुत आनंद आ रहा था मतलब बहुत ही आनंद, और इतना आनंद आ रहा था कि मैं अपनी हेल्थ का ही ध्यान रखना भूल गया। अच्छा। और दिल्ली बिल्कुल रहने लायक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है, और आप ध्यान नहीं रखोगे तो दिल्ली आपको पहले तोड़ती है। तो मैं, और हाँ, तो इस बिटवीन मैंने एक और अपने आईआईटी कानपुर का एक जूनियर था, राकेश कटारा, अच्छा। तो उसका एक्चुअली लिखने पढ़ने में इंटरेस्ट था, जो मुझे उस काव्यांजलि इवेंट से मिला। उसमें उसने सुनाई थी, वो उसके हाथ भी ऐसे काँप रहे थे। अच्छा। तो आप, मीन्स आई डोंट नो, वो राजस्थान का ही था, तो मैंने समाउ उसे कनेक्ट किया एंड उसको थोड़ा सिखाया, तो वो थोड़ा थोड़ा इसको संभाल लेते। मैनेज करना सीख गया। तो मेरे पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं था। तो उसे आपने एज ए इंटर्न हायर किया या फिर वो बस कर रहा था? अच्छा, भाईचारे में। कि ठीक है दीपक, मैं ये कर दूंगा, आप मुझे, उसका भी इंटरेस्ट था ना, तो ये इन बिटवीन में मैं भी कर रहा था, मैं भी डालता था, दोनों मिलके मैनेज कर रहे थे। बैलेंस हो पा रहा था यूपीएससी की तैयारी और मेरा मेन उसमें तो ऐसा था ना कि मैंने अभी यूपीएससी में ही कुछ अच्छा पढ़ लिया, कोई थॉट, तो उसी को मैंने हिंदी में एक्चुअली 2 लाइन लिख के पोस्ट कर दिया। बाकी शायरी, अच्छी कविताएं राकेश ले आ रहा था, ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही थी। ठीक है। और आधा ज्ञान था ना मेरे पास, वो बोलते हैं ना कि आधा ज्ञान होता है ना, तो नुकसानदायक होता है। बहुत कुछ नहीं, तो आपने पढ़ा कि लेट्स से कि आपने ह्यूमन राइट्स पे कुछ पढ़ लिया, आपको लगेगा कि ये गलत हो रहा है, आपने कुछ उठा के डाल दिया, तो बहुत वो होते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, बहुत यंग होते हैं, तब बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं, तो ऐसी पोस्टें कर देता था। मतलब गलत लोग नहीं करता था, हाँ हाँ जस्ट कि पहला थॉट पढ़ा, उसको थॉट ही नहीं देते, पढ़ा आपने और रिएक्ट कर दिया तुरंत, उस टाइप की सिचुएशन में थे। ये चल रहा था, फिर बीमार हो गया मैं, फिर बीमारी के बाद ऐसा था कि बीमारी से शुरू हुआ, और उसके एक महीने बाद या 15 दिन बाद मदर की डेथ हो गई थी। अच्छा। फादर की एक्चुअली हेल्थ इंप्रूव हो रही थी इन बिटवीन, बट मदर की डेथ के बाद फादर की हेल्थ और डाउन होने लग गई। तो जब मैंने फिर समहाउ मैंने एग्ज़ाम दे के मुझे लगा कि अरे यार, ये तो किया जा सकता है। मेरी ये बीच में 5-6 महीने पढ़ाई बहुत ज़्यादा हुई नहीं थी, पर मुझे एग्ज़ाम दे के लगा कि अरे यार, ये तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इतनी प्रिपरेशन के पास पास ही अपन कट ऑफ के आसपास पहुंच गए हैं, तो ये तो किया जा सकता है। तो मैंने फिर 2 महीने अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन 2 महीने बाद ये इस बीच में एक्चुअली 12-15 महीने हो गए आपकी हिंदी पंक्तियाँ को, तो वो अब 2 लाख 2.5 लाख पे पहुंच गया है। अच्छा। 2 लाख के आसपास हो गई थी शायद उसकी फॉलोइंग। और उसमें ये देख रहा हूँ कि मैं आयुष्मान खुराना आपको फॉलो कर रहा है, सिद्धार्थ मल्होत्रा आपको फॉलो कर रहा है, तो फिर आती है आपके माइंड में होप। जो लोग हमें इतने दूर दिखते थे कि ये मतलब हमारे लिए हाँ स्टार है ना वो, हाँ हमारे काम को फॉलो, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों फॉलो किया, आज तक नहीं पता। आयुष्मान खुराना का पता, उनको लिखने पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो उसका सेंस करता है, दैट मेक सेंस। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने क्यों किया मुझे नहीं पता या उसके मैनेजर को पसंद होगा तो उसने कर लिया, हाँ ये भी हो सकता है। मतलब नहीं पता आपको क्या है, बट आपको बहुत एक्साइट कर रही है वो चीज़, आपको लग रहा है इसमें कुछ है। तो अब मेरा वो जो बैकऑफ है खुद का कुछ करना है, तो वो स्पोर्ट्स से निकल के अब इधर आ गया कि इसमें कुछ किया जा सकता है, इसमें कुछ किया जा सकता है। तो तब मैं बहुत कुछ सोच नहीं पा रहा था, वहाँ से मेरा डिफ़िकल्ट टाइम शुरू होता है, जहाँ अब मैं डिलेमा में हूँ कि यूपीएससी करनी है या इसी में कुछ करना है। लेकिन मेरा दिल बोल रहा था कि इसी में कुछ करना है, लेकिन आप घर पे बोल नहीं सकते हो। इसलिए बोल नहीं सकते क्योंकि घर पे वैसी सिचुएशन ही नहीं है कि आप उनको बोलो कि नहीं नहीं, मेरे को तो ये सब नहीं करना है, रिस्क लेना और ये करना है। तो एक्चुअली मुझे लगता है आप तनाव में या डिप्रेशन में तभी होते हो जब आप कुछ करना चाहते हो और कर नहीं पा रहे हो। तो मेरे साथ वही हुआ, तो मैं दोस्तों के पास आ गया था, और बट समहाउ एक फ्रेंड के साथ इतना अच्छा कन्वर्सेशन हुआ 6 महीने 4 महीने बाद, कि वो जो मेरी प्रॉब्लम थी
उसी को मैं चैलेंज की तरह लेने लग गया कि जैसे मैंने उसको बोला कि भाई ये मेरे माइंड में चल रहा है, तो उसने बोला कि तुझे यूपीएससी करनी चाहिए। तो मैं तो सुनना ही नहीं चाह रहा था ये मेरे माइंड से सुनना चाह रहा था ना। मैंने बोला कि यार तू समझ नहीं रहा है। तो उसने बोला कि नहीं, आप ऐसे देखो कि आप IITian हो, आप यूपीएससी नहीं करोगे तो नेक्स्ट चीज़ है कि आप जॉब कर रहे होगे। तो आप जॉब भी कर रहे होगे तो एक टाइम, पीक टाइम पे 15-20 साल बाद जॉब में अच्छे करके अच्छे लेवल पहुंच जाओगे ना आप। हो सकता है 1-2 करोड़ रुपए तो ऐसे ही कमा रहे हो। बोले हाँ, तो लेकिन आप वो भी नहीं करना चाह रहे हो। आप बोलो खुद का बिजनेस, तो खुद का बिजनेस फिर इतना बड़ा करना चाह रहे होगे ना कि एक टाइम पे वो इतना बड़ा हो जाए कि उसी में अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो खुद ही डिपार्टमेंट में अपने आप एक कंपनी है। मतलब कि हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे ही सोच रहा हूँ। तो बोले कि तब क्या सारी कंपनियाँ, सारे डिपार्टमेंट एक साथ मैनेज कर लोगे आप? नहीं करोगे ना, आप एक एक करके ही तो करोगे। कि एक ये कर लिया, फिर उसके बाद में 7 दिन बाद वो टीम को दे दिया, फिर दूसरा कर लिया। मैंने बोला कि तू सही बोल रहा है। तो वो बोला कि अब आपको हिंदी पंक्तियाँ फोकस करना चाहिए, फिर आपका साथ में हिंदी पंक्तियाँ चलाते रहो, फिर इसको बाद में बिजनेस में कन्वर्ट कर लेना। तो मैंने लगा यार तू समझ नहीं रहा है। क्योंकि मैं तो सुनना नहीं चाह रहा ना, हालांकि वो तो सेंसिबल बात बोल रहा था। मैंने बोला कि तू चाह रहा है कि दोनों हाथों में लड्डू हो, तो ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन ये कन्वर्सेशन हो गया है, दिवाली के दिन की बात है, और ये कन्वर्सेशन होता है, और ये कन्वर्सेशन के बाद में ऐसा होता है कि वो चीज़ उसने जो बोली मेरे माइंड में लौट लौट के आ रही होती है वापस, और मैं उसको नकार रहा होता हूँ कि नहीं नहीं नहीं। फिर एक दिन मैं बैठता हूँ 13-14 दिन बाद, एंड आई वाज लाइक कि भाई सही तो बोल रहा है। जब आपको एक सोशल मीडिया पेज और एक एग्ज़ाम में, यूपीएससी बहुत टफ एग्ज़ाम है, मैं उसमें कोई डाउट नहीं है, बट एक एग्ज़ाम ही तो है। एक एग्ज़ाम और एक सोशल मीडिया का पेज मैनेज नहीं कर पा रहे हो, और आप बोल रहे हो कि आप इतनी बड़ी कंपनी बनाओगे, एक दिन ये कर लोगे अपना। ये तो ख्याली पुलाव है ना। आपसे दो ही चीज़ मैनेज नहीं हो रही है, आप क्या गारंटी कि आप उस मुकाम पे पहुंच गए और वहाँ से गिरो ना। हो सकता है ना कि आप उस मंजिल तक पहुंच जाओ लेकिन उसको संभाल ही ना पाओ और सब कुछ तहस नहस हो जाए। तो आप पहले दिखाओ तो सही आप में क्या चीज़ है। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह लेना शुरू किया कि आप देख, मेरे को करनी बिजनेस ही है, लेकिन यूपीएससी इसलिए करूंगा कि मैं ये शो कर सकूं कि मेरी कितनी कैपेबिलिटी है। खुद को ये कर सकूं कि मैं कितनी अच्छी मैनेजिंग स्किल्स है मेरी। और मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मेरा डिप्रेशन जो पिछले 4 महीने से मैं इतना परेशान था, इतना एंजाइटी में था, अगले दिन कहाँ गया मुझे पता भी नहीं है। पूरा डिप्रेशन एक्चुअली सब सॉल्व। मेरी इतनी अच्छे से पढ़ाई होने लगी। 6 दिन में पढ़ाई को देता था और एक दिन हिंदी पंक्तियाँ को देता था। उस दिन मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता था, सिर्फ हिंदी पंक्तियाँ को देता था। मैंने मेरी लाइफ में हिंदी पंक्तियाँ सबसे अच्छे से मैनेज किया, वो फेज़ था। तब हमने पहली बार एक्चुअली, वो 2-3 महीने थे, पहली बार मैंने एक्चुअली टीम बनाई। टीम बना के मैंने हमारे इवेंट करवाना शुरू किए। हमने दिल्ली में एक्चुअली ओपन माइक करवाया। तो ये सब मैं करवाने लगा यूपीएससी के साथ। यूपीएससी का भी मेरा इतना अच्छा चलने लगा, मैंने सिलेबस कवर किया, मैंने टेस्ट सीरीज़ दी थी, मुझे ध्यान है उसकी, अपने जो ऑप्शनल होता है उसकी टेस्ट सीरीज़ दी थी। 6 टेस्टों की थी। 6ठे टेस्ट तक आते मैं टॉप 3 में था, मतलब रिटर्न में। अब मुझे नहीं पता है कि रिजल्ट क्या होता है यूपीएससी का, बट मेरी प्रिपरेशन मुझे इससे ये पता चल रही थी कि बहुत अच्छी चल रही है। और मेरे ऐसा था कि ऐसे जो वो पेपर देता था, जो मॉक टेस्ट होते हैं प्रीलिम्स के लिए, वो मैंने शुरू कर दिए थे फेब में, क्योंकि वो सबसे बेस्ट अच्छी होती है, अच्छी प्लानिंग होती है। तो मैंने वो शुरू कर दिया था। मेरे उनमें ऐसे शुरुआत ऐसे 70 के आसपास से होती है, फिर 80-85 इसके आसपास नंबर आने लग गए थे, फिर बढ़ रहे थे। तो मार्च में मैं 80-85 के आसपास था, तो मुझे लगा कि ये मैं आते आते प्रीलिम्स 100 के आसपास पहुंचा दूंगा, तो हाई चांस है कि आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, मतलब ऐसे प्लानिंग। पर 20 और हमारा मार्च में एक्चुअली 30 को मुंबई में भी मुझे ध्यान है, मार्च 30 को एक कम्यून इंडिया करके मुंबई में बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ हमारा कॉलेज में एक इवेंट था मुंबई में। और लेकिन 21 मार्च को मोदी जी अनाउंस करते हैं कि लॉकडाउन होगा, 23 लॉकडाउन हो जाता है। और तो अब, और फिर 1 अप्रैल या 3 अप्रैल के आसपास यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है, नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगी वो बाद में बताएंगे। तो सडनली आपके आसपास जो टारगेट लेके चल रहे थे वापस अनसर्टेन हो गया वो वापस। तो मैं लूज़ हो गया था उसमें। तो मेरे साथ एक और दोस्त था, पीयूष, बलिया बलिया बोलते थे उसको। तो उसका भी वो सिलेक्शन हो गया है उसका।
तो वो पेपर देता था, तो उसको देख देख के मैं भी दे लेता था कि चलो कुछ तो करते हैं इस बीच में ना। हम दोस्त सब एक साथ ही थे, तो और लॉकडाउन में सब कुछ रुक गया था, काम वाम सब चीज़, तो थोड़े थोड़े रिलैक्स मोड में आ गए थे। पर उस टाइम पे सब लोग फ्री हो गए थे और घर पे थे, तो उस टाइम आपकी बूस्ट बूस्ट ज़्यादा मिलता होगा ना हिंदी पंक्तियों को। नहीं तो वो तब तो ये जस्ट लॉकडाउन शुरू ही हुआ था। तो आगे की कहानी ये कि तब तो मैं तो हिंदी पंक्तियाँ तो वैसे ही अच्छा चल रहा था, क्योंकि अच्छे से मैनेज कर रहा था, राकेश हेल्प कर रहा था, एक और दोस्त है मेरी सृष्टि, तो एक सृष्टि उसने भी काफ़ी हेल्प की, एक पथिक है, इसी बिटवीन पथिक करके एक लड़का जुड़ा। तो ये 3 लोग मेरे हेल्पिंग हैंड की तरह जुड़े, और इन्होंने इनसे जितना बन सका बेचारों ने, 3 4 ने हेल्प की। शायद ये नहीं होते तो हो सकता है हिंदी पंक्तियाँ यहाँ तक पहुँचता ही नहीं जिस टाइम पे ज़रूरत थी। तो ये हो गया एग्ज़ाम में। और फिर ऐसा होता है कि अप्रैल में ये हुआ, अप्रैल और मई में एक्चुअली मेरे फादर की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद मेरे पास कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन बचता नहीं है यूपीएससी करने का, क्योंकि जब वो यूपीएससी को चैलेंज ले रहा था ना, तो उसमें सेकंड रीज़न ये था कि शायद यूपीएससी क्लियर कर लूँगा तो, क्योंकि मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज था, तो शायद उनको भी एक नई होप मिल जाए, क्योंकि वो और ज़्यादा बेटर होंगे ना। दूसरा जो भी आपकी घर पे फाइनेंशियल चीज़ें जो भी हैं, क्योंकि ऐसे होता है ना, ऐसे यूपीएससी इज़ लाइक एकदम से आपका सब कुछ ही चेंज हो जा रहा है, वैसे ही था। तो कि एक ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। बट उनके बाद मुझे पता चला कि यूपीएससी मैं अपने लिए नहीं कर रहा था, उनके लिए कर रहे उनके थे। जाने के बाद पता चला। उससे पहले मुझे नहीं पता था, ये तो मैं अब बोल रहा हूँ। उस टाइम मुझे कोई नहीं था। जब वो नहीं थे, तो मुझे 2 महीने बाद मैं एक्चुअली, यूपीएससी ऐसे होता है, देखो आप मोटिवेशन में शुरू करते हो कोई भी काम, इट्स जस्ट नॉट अबाउट यूपीएससी, ऐसे ऐसे होता है काम। मतलब मोटिवेशन हाई, हाँ। फिर आप बर्नआउट होते हो, फिर डाउन होता है, फिर मोटिवेट होते हो। क्योंकि जब डाउन जाते हैं तो आप अपने कारण के बारे में सोचते हो कि मैंने ये चीज़ क्यों शुरू की थी, और वो अगर इतना स्ट्रांग है, उसमें इतनी कन्विक्शन है, तो आप वापस मोटिवेट होते हो। तो ये चलती रहती है। लेकिन जब मैं यूपीएससी से अच्छी प्रिपरेशन से जब यहाँ आया, तो मेरे पास एक्चुअली कोई कारण ही नहीं था कि मैं ऊपर उठ पाऊँ। और मुझे ऐसे लगने लगा कि भाई जब मुझे एंड द एंड बिजनेस ही करना है, मतलब ये तो मैं डे 1 से क्लियर था, तो मैं अपनी गोल्डन एज एक्चुअली उस चीज़ को क्यों दे रहा हूँ जो मेरे को ज़िंदगी भर करनी ही नहीं है। मतलब मुझे 20 से 30 गोल्डन एज लगती है, जहाँ आपको लगता है कि आप दुनिया जीत लोगे। जीतो नहीं जीतो पता नहीं, लेकिन आपके अंदर इतना जोश होता है कि आप जीत लोगे, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो मैं उस चीज़ को उसमें क्यों दे रहा हूँ जो मेरे को करनी ही नहीं है लाइफ टाइम। तो तब मुझे लगा, और तब मैंने कंप्लीटली हिंदी पंक्तियाँ साइड स्विच किया। इस बीच जैसे मुझे जो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग थी वो बता दूँ, तो ये पूरे एक्सपीरियंस को मैं जब बहुत बाद में सोचता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मिडिल क्लास की जो पूरी अपब्रिंगिंग है वो इस तरह से होती है कि हमें भी नहीं पता होता है, बट हमारा जो सेंटर है, कोर सेंटर है, वो हमारे मम्मी पापा होते हैं, हमारी फैमिली होती है। आपको कौन सा कैरियर चूज़ करना है। अच्छा, आपको लेट्स से एस्ट्रोनॉट बनना है, लेट्स एज्यूम, क्या एस्ट्रोनॉट मेरे पापा मम्मी को पसंद आएगा? क्या ये इनको समाज में इज्जत दिला पाएगा? तो वो डिसीजन उस सेंटर से पास होता है। अच्छा, आपको कोई लड़की पसंद आ गई, या किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया, अच्छा ये मेरे पापा मम्मी को एक्सेप्टेबल होगा? अच्छा, मुझे यहाँ घूमने जाना है, क्या मेरे पापा मम्मी को सही लगेगा? मतलब आपकी हर चीज़, हर बड़ा डिसीजन उस सेंटर से पास होता है। एंड सडनली मेरा वो सेंटर ही गायब हो गया था कि कुछ भी इवन मैं बिजनेस के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं, मतलब आगे आगे का बता रहा हूँ थोड़ा, जब मैंने स्विच कर लिया, बीच बीच में ऐसे फेज आते थे जब मुझे लगता था कि चलो मान लो बेस्ट केस सिनेरियो है कि मैं जो बिजनेस सोच रहा हूँ काम कर जाए, आप जो भी पैसा बनाना चाह रहे हो, करोड़ों रुपए बना लो, बट क्यों, किसके लिए? सडनली आपका वो सेंटर ही गायब हो गया। तो मुझे तब पता चला कि भाई मिडिल क्लास का जो कोर सेंटर है वो एक्चुअली घर वाले ही होते हैं, और वो हमें भी पता नहीं होता है। एक्चुअली एक ट्रैप की तरह होता है, मतलब जो ज़्यादा गरीब होता है उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और जो ज़्यादा अमीर होता है उसके पास फ्रीडम होती है। बीच में जो मिडिल क्लास वाले लोग आते हैं वो एक ट्रैप में फंसे होते हैं कि यहाँ से किया क्या जाए लाइफ में, कि हमारे पास खोने के लिए भी कुछ है और पाने के लिए भी कुछ है। अब वो मिडिल क्लास ट्रैप भी है, और दूसरा जो फैमिली वाला कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। बहुत स्ट्रांग होता है कनेक्शन, क्योंकि आप बिल्कुल ऊपर जाओगे तो वहाँ लोग काम में इतने बिजी होते हैं कि वो, ऑब्वियसली मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे लोगों में रिलेशन होते हैं, बट वो उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। या लेट्स से कि उनको जो अचीवमेंट भी करनी होती है वो खुद की कैपेबिलिटीज़ दिखाने के लिए करनी होती है, नॉट जस्ट बिकॉज कि मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। फैमिली के लिए तो ऑलरेडी मेरे पास इतना है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा तब भी इनका पेट तो भर ही जाएगा ना, इनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो
वो जब ऐसे 10 करोड़ से 100 करोड़ या 100 से 1000 पे पहुंचना चाह रहे हैं तो वो दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो मैं कितना इनविंसिबल हूँ, क्या कैपेबिलिटीज़ है। मिडिल क्लास वाले की सारी जो मेंटेलिटी होती है वो अपनी फैमिली के लिए ही करना चाह रहा है। वो 10 करोड़ रुपए, 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए भी पहुंचना चाह रहा है तो इसलिए पहुंचना चाह रहा है कि मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर्ड हो जाएगा। सही बात है। वो मुझे तब एक्सपीरियंस हुआ और इसके बाद से ऐसा था कि मैंने कम्प्लीटली स्विच हो गया। बट ये तो यहाँ तक की जर्नी थी, बहुत लंबी चौड़ी होगी। बट कुछ पूछना है तुम तो पूछो। नहीं यार, मतलब मैं वही सोच रहा था कि मतलब कम उम्र ही थी और इसमें पेरेंट्स को लूज़ करना, तो मतलब संभाला कैसे आपने अपने आप को, या फिर क्या फील हुआ आपको उसके बाद? यार तो बहुत नम था टू बी ऑनेस्ट। इनिशियली मुझे कुछ पता नहीं चला और जितना मैंने बाकी लोगों से पूछा, इनिशियली आप नम भी हो जाते हो। मतलब सडनली आप एक्चुअली एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो कि ऐसा कुछ हो चुका है। मतलब और मुझे पहले फिल्मों में दिखाते थे तो मुझे बहुत ड्रामेटिक लगता था फिल्मों में। या आपने देखा हो बहुत सारे पुरानी फिल्मों के सीन है जिनमें कादर खान ये सब हुआ करते थे कि लेट्स से कोई मर गया है एंड उसकी वाइफ या कोई आके कि अरे आप जगो ना, क्या हुआ, नहीं नहीं ये मरे नहीं है। इट जस्ट अब मैं समझ पाता हूँ कि वो क्या पोर्ट्रेट करना चाहते हैं कि आपका माइंड पहली बार में उस रियलिटी को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि ये इंसान नहीं है। मतलब ऐसा क्या चला गया उसके शरीर से कि वो आपके जस्ट थोड़ी देर पहले था और नहीं है। तो मुझे वो सारी चीज़ें समझने लगी तो मैं इनिशियली नम था टू बी ऑनेस्ट। और फिर मैंने अपने आप को काम में बिजी कर लिया, बिजनेस में। मतलब कि तो हमारे मतलब मेरे दोस्त साथ में थे, वो डेवलपर थे। तो अब हिंदी पंक्तियाँ पे क्या है, हिंदी पंक्तियाँ उस स्टेज पर पहुंच जाता था जहाँ हज़ारों लोग दिन दिन में मैसेज कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ में आने लगा कि यार तो 1000 लोगों का तो मैं अब अकेला रिप्लाई नहीं कर सकता। तो ये मॉडल की स्केल पे आके ये मॉडल फट चुका है, मतलब काम नहीं कर रहा है। जो मैंने शुरू में शुरू किया तो उससे ग्रोथ मिली है आपको, बट इम्पॉसिबल है कि 1000 लोग का आप रिप्लाई कर पाओ। और इवन लेट्स से रिप्लाई कर भी दिया आपने 1000 का, तो जो 10 में से आपको 5 मिल रहे थे तो 1000 में से 50 मिल रहे हैं। अब दिन की 50 पोस्ट कर ही नहीं पाओगे। 50 कर पाओगे तो इंस्टाग्राम को लगेगा कि स्पैम कर रहे हैं। सही बात है। तो ये मॉडल मतलब पेज बना भी लोगे, 1000 को सेलेक्ट कर दोगे तो 50 अच्छे कंटेंट को पोस्ट कहाँ करोगे। और जो 950 लोग हैं उनको लगता है कि तुम तो गिने चुने लोगों को ही पोस्ट करते हो, हमारी करते ही नहीं हो। ये जस्ट अब उनको नहीं बोल सकते हो ना कि यार हमें उतना पसंद नहीं आया है। ये तो मैं एज एन रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ ना। बट वो उसको ईगो पे ले लेते हैं या उनके अपने ऑब्वियसली रीजन हो सकता है कि मेरे को भी फील हुआ ऐसा। मैंने भी 1-2 पेजों पे शुरू में पेज कटाक्ष और व्यंग करके 2 पेज थे जिनसे भी बहुत मेरे को इंस्पिरेशन मिली हिंदी पंक्तियाँ की उस टाइम पे। कटाक्ष और व्यंग जो चलाते थे वो लल्लन टॉप में काम करते थे, तो मेरे को वहाँ से मिली। तो वो उनकी थी तो मॉडल मुझे समझ में आ गया। लेकिन मुझे यहाँ से एक चीज़ ये मिल रही थी कि जियो लॉन्च के बाद में बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो खुद कहाँ। तो मेरे को एक टाइम ऐसा था कि मैंने हिंदी पंक्तियाँ इसलिए शुरू किया कि भाई कोई हिंदी में लिख ही नहीं रहा है मेरे आसपास, राइट। तो मैंने इसलिए शुरू किया है कि भाई मेरे को वो फील ही नहीं हो रहा। अब एंड सडनली ऐसा हो रहा है कि भाई हर कोई हिंदी में लिख रहा है, इतने लोग आ गए हैं। फिर सबके पास डेटा पहुंच चुका है ना इतना सारा, तो सब लोग अब ऑनलाइन आ चुके हैं। अब हमें पता चला कि हिंदी का इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी ऑडियंस है। अब सडनली सब लोग इंटरनेट पे हैं, तो आपको तो बूस्ट मिलना ही था। तो मेरे तो कोई ऐसे कोई प्लान नहीं था। मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सब ऊपर निर्धारित था। हाँ होना था। ये मतलब कि इट जस्ट कि रैंडमली हो सकता है कि रैंडमली मैं सही टाइम पे शुरू कर दिया। मेरा कोई लिखने पढ़ने लिटरेचर में अब तक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं ऑब्वियसली पढ़ने लिखने लगा हूँ तो मेरे को ये पता चला लेकिन कि अब ये जियो लॉन्च के बाद में शुरू में सिर्फ लोग कंज्यूम कर रहे थे, अपने व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं 50-50 लोगों को। बट अब ये लोग 2 या 3 साल में इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि अब ये खुद से एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो क्यों ना एक ऐसे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो खुद को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं बट उनको चीज़ें नहीं पता है। अच्छा, तो इस मॉडल का फेलियर हुआ तो आपको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे जो भी मन चाहे पोस्ट कर सकता, आपको सिलेक्ट ना करना पड़े। हाँ, प्लस एक्चुअली ये था कि हम कंटेंट कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहे थे प्लेटफॉर्म को। एक पंक्तियाँ हैं जहाँ पे जो लिखना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएँ ईजिली। खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हाँ, बट अब जैसे क्योंकि अब ये चीज़ तो बाकी प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं, देन आपके प्लेटफॉर्म की क्या ज़रूरत है। तो जैसे क्या होता है कि बाकी पैसे क्या होता है ना कि ऐसे सारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं
तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे क्या होता है ना कि हमेशा इधर है तो नेशनल इश्यूज ट्रेंड में होते हैं या ग्लोबल ट्रेंड इश्यूज में, मतलब ग्लोबल इश्यूज या ग्लोबल ट्रेंड चलते रहते हैं। तो उनको जो जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं राजस्थानी कविता लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैंने ट्विटर पे जाके पोस्ट की, किसी ने नहीं देखी ना, एल्गोरिदम ने उसको पिक किया। लेकिन जब एक्चुअली उसी चीज को मैं लेट्स से एक ऐसी कम्युनिटी राजस्थान कविता लिखने वालों के लोग हैं, तो वहाँ तो लोग ही वैसे हैं ना। तो सेम लॉजिक के साथ में कि भाई जब कोई लेट्स से कि जिसने अपने फॉलोअर बना लिए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कोई आदमी जीरो से शुरू कर रहा है वो कैसे रीच आउट करेगा? क्योंकि आपके इंस्टाग्राम एफबी पे तो सब तरह के लोग हैं ना, ट्विटर पे सब तरह के लोग हैं। तो पोइट्री वाली हमने क्योंकि ऐसे लिखने वालों का एक ऐसा ऐप बनाया कि जब मैं डाल रहा हूँ तो उन्हीं लोगों के बीच में ऑटोमेटिकली जा रहा है, या जुड़ भी रहा हूँ तो मुझे पता है कि इसका इंटरेस्ट एक्चुअली लिखने पढ़ने में ही है। तो ऐसे स्पेसिफिक नीश स्पेसिफिक कम्युनिटी का एक ऐप बनाया जाए एक्सक्लूसिवली फॉर हिंदी भाषी लोग। हाँ, तो वो वैसे माइंड में वहां से उस थॉट से शुरू हुआ, और उतना वेल थॉट भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट। इट जस्ट फील थी कि जब 1000 लोग मैसेज कर रहे हैं तो इनके लिए एक ऐप ही बना देते हैं। ये आपने 2020 में स्टार्ट किया था ना? हाँ, ये 2020 में हमने काम करना शुरू कर दिया था। अच्छा। और हमने लॉन्च 21 में किया था, 21 मार्च में किया था लॉन्च। मुझे इसलिए याद है कि उस टाइम मैं आईआईटी कानपुर में था। हाँ, तो मैं समहाउ आपसे फेसबुक पे कनेक्टेड था। तो आप जब रेगुलरली पोस्ट करते थे कि आज हमारे कम्युनिटी ऐप पे 10,000 यूज़र हुए, आज 15,000 यूज़र पूरे हुए, तो मैं देखता था कि ये लड़का है कौन। और ये जैसे कुछ ट्विटर बना रहा हो, इसका हिंदी वाले लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए ट्विटर बना रहा हो। तो मैंने वो वैसा इंटरप्रेट किया। तब कर क्या रहे थे अब? हाँ, जैसे पहले इसका नाम पंक्तियां ऐप ही था। हम करना ही चाह रहे थे कि जो लोग हिंदी में खुद को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, हाँ, वो इट्स लाइक लेट्स से व्हाट्सएप ग्रुप है हाँ, 1000 लोगों का, जिसमें वो ही लोग हैं जो हिंदी लिखते हैं या पढ़ते हैं। तो तुम उसमें डालोगे तो तुम्हें बताए ना कि सही लोगों को ही डाला है मैंने, इसमें से कोई ना कोई जिसको पसंद आएगी वो जुड़ेगा। लेकिन यही सेम चीज 1000 ग्रुप की जगह लेट्स से ट्विटर पे डाल दिया आपने, तो ट्विटर पे ना तो एल्गोरिदम पिक कर रहा है, ना लोगों को थोड़ी पता है लेटेस्ट में जाके लोग देख रहे हैं, तो आप कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो तो एक भंडार है ना। तो एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस तक कैसे एक्चुअली लोगों को जोड़ा जाए, वो था। अब पहले इसका पंक्तियां नाम था। अब हम जो लालची हुआ, जो मैंने गलती की कि जब लोग आ रहे थे हमारे पास में, लोग ऐसे थे, ऐसे लोग भी थे जो 1.5-2 घंटा दिन का एक्चुअली उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो हमने उसको स्पेसिफिकली कॉल करके पूछा कि भाई ऐसा क्या मिल रहा है तुम्हें यहाँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े, तब तो हमने शुरू ही किया था। हाँ, और उससे बेटर एक्सपीरियंस तो और जगह भी है ना। तो उन्होंने भी हमें यही सेम चीज, हमारा जो थॉट था उसको रिफर्म किया कि जब मैं यहाँ पे एक्चुअली पढ़ रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो अगली पोस्ट भी एक्चुअली पंक्ति है, अगली उससे अगली भी पंक्ति है। तो जब तक मेरा जी नहीं भर जाता मैं स्क्रॉल करता रहता हूँ, जैसे यूट्यूब पे होता है। लेकिन ट्विटर पे ऐसा नहीं है। ट्विटर से काफी जनता आ रही थी, ठीक है, ट्विटर पे ऐसा नहीं है। वहां पहली मैंने, अरे वाह क्या पंक्ति है, अगला पॉलिटिकल है जिसमें गाली दे रहे हैं, उससे अगला कुछ और है। तो वो फील उनको शायद नहीं आ रही थी। तो शायद वो लोग आ रहे थे जिनको एक बार में एक जैसी फील चाहिए, तो डेट वो चला रहे थे। तो जब बिना, हमने ना कोई पेड पे एक्चुअली पैसे खर्च किए थे कि हम यूजर्स ऐसे एडवर्टीजमेंट करें, तो सब नेचुरली आ रहा था। तो तब हम लालची हो गए कि जब यार लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा है कि एक तरह, तो क्यों ना हम ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज बना दें। मतलब आप गए, अच्छा आपने फोटोग्राफी चूज की, तो आपको और कोई नहीं दिख रहा, फोटोग्राफी के ही लोग दिख रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो इट्स लाइक अ फेसबुक ग्रुप, हाँ, बट ओनली फेसबुक ग्रुप। मतलब फेसबुक ग्रुप ही सोशल मीडिया की तरह चल रहा है। हाँ, कि तुम जाओ सब पोस्ट करो, कोई रोक टोक नहीं है, और तुम्हारा कंटेंट अच्छा ऊपर होगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। अच्छा, तो वहीं से कम्युनिटी नाम आया कि हमें कम्युनिटीज बना देंगे। हाँ, तो हम कम्युनिटीज तो ऑब्वियसली नहीं मिलता, तो हमने कम्युनिटी वहां से तोड़ मड़ोड़ के उसको नाम किया। और पंक्ति ऐप था शुरू में नाम, तो पंक्ति ऐप नाम से कोई टेक्नोलॉजी कम थी जिसने भी वो ले रखा था। तो वो लीगल रीजन भी था कि बाद में जाके कोई हर्डल आएगी तो, और दूसरी साइड हम लालची भी हो रहे थे, तो कम्युनिटी में कर दिया। हम में कौन कौन लोग थे? अच्छा, तो मैं था और मेरे जो दो दोस्त थे, अभिषेक और राजकुमार। अच्छा। तो अभिषेक तो मेरा विंगी था आईआईटी कानपुर में, एंड हम तीनों एक्चुअली सेम ही डिस्ट्रिक्ट से थे। अच्छा। तो राज को मैं ऐसे जानता था, मेरे डिपार्टमेंट का था, लेकिन राज से मेरी कोई बहुत, बट ये लोग सब साथ में रहते थे गुड़गांव, जो मैं इनके साथ रहता था, तो ऐसे और दोस्ती हो गई। और ऐसे हम तीनों साथ में, वो दोनों टेक का काम संभालते थे, बाकी काम मैं संभालता था।
तो ऐसे तो हम लालची हो गए, तो कि लालची से फिर तो मैंने जब लालची करा तो मेरे को एक्चुअली एक चीज़ ये मैंने एज्यूम नहीं की जो शायद बाकी लोग देख रहे हैं, कि आपने पॉजिटिव फ्लो तो सोच लिया कि अच्छा और लोग भी फिर 1.5 घंटा ऐसे फोटोग्राफी वाले भी लगे रहेंगे, राजस्थानी लोग लगे रहेंगे, क्रिकेट लवर्स लगे रहेंगे। बट जैसे आपने हिंदी पंक्तियों को बनाया पिछले 6 महीने में, लेट्स से उसमें एक पंक्तियां कम्युनिटी है या लेट्स से हिंदी कम्युनिटी है, हिंदी भाषी की, तो आपने उसको 0 से लेके वहां तक पहुंचाया ना। तो अब फोटोग्राफी बनाओगे तो उसको भी 0 से ही पहुंचाना है। समझ रहा हूँ। कम्युनिटी वाली मॉडल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको एक चिकन एंड एग प्रॉब्लम होती है कि पहले अंडा आया पहले मुर्गी आई, है ना। मतलब कि अच्छा मुर्गी आई तो मुर्गी कहाँ से आई? अंडे से। अंडे तो अंडा कहाँ से आया, है ना वो प्रॉब्लम। सेम प्रॉब्लम हर एक बिजनेस में होती है। फॉर एग्जांपल जब हम हिंदी की एक बात वो बना रहे थे तो यूजर क्यों आएंगे, मतलब लेखक क्यों आएगा जब पढ़ने वाले ही नहीं है, और पढ़ने वाले क्यों आएंगे जब लेखक ही नहीं है, समझ रहे हो। तो वो संभाव क्योंकि हिंदी पंक्तियों की वजह से एक पुश मिल गया और हमने वो क्रैक कर ली। लेकिन आपको अगर आप 100 कम्युनिटी बना रहे हो या 10 कम्युनिटी बना रहे हो तो हर कम्युनिटी के लिए आपको चिकन एंड एग प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। समझ रहा हूँ। समझ रहे हो ना। बट ये बाकी उनमें प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। एंड उस टाइम आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे कि आप हर तरह के लोग ला सको उस पे, ऐसा। हाँ, उतना हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं थे कि हम मार्केटिंग करके, जैसे हमने फोटोग्राफी करते तो हम फिर फोटोग्राफी के 10 चैनल से डलवा देते ना, डलवाते तो हो जाता, पैसे होते तो हो जाते। तो पैसे आपके पास है नहीं है, पैसे तो है ही नहीं ना। तो वो एक ऑब्वियसली बड़ा हर्डल था। पर हमारे नंबर बहुत अच्छे थे, एंगेजमेंट बहुत अच्छा था। जब हमने फंडिंग के लिए रीच आउट करना शुरू किया, सीनियर से बात की, उन्होंने जब नंबर सुने तो उनको लगा यार बहुत सही है। मतलब 15-15 मिनट ऑन एन एवरेज टाइम था। आप सोचो कि हम तो जस्ट शुरू ही हो रहे हैं, अगर ऑन एन एवरेज इतने लोग 10,000 15,000 लोग ऑन एन अपनी 10 मिनट आपको ऐप को दे रहे हैं डेली, तो मतलब कुछ तो होगा आपके ऐप में, कुछ तो मिल रहा है उनको। और अभी तो 3 जन ही है, जब इसको और इम्प्रूव किया जाएगा तो ये नंबर तो बढ़ जाएगा। तो उन सब ने, जब मैं रीच आउट कर रहा था तो सब ने एक्चुअली एक चीज़ कॉमन ये थी कि भाई तुम्हारे नंबर तो बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, शेयर चैट के एक शेयर चैट में एक सीनियर काम करते थे। तो उन्होंने एक्चुअली डेटा पूछा हमसे। तो हम तो ऐसे लोगों का ही ऐप बना रहे थे ना जिनको एक्सप्रेस करना पसंद है। तो हम जो ट्रैक करते थे, हमारी मैट्रिक्स जो सबसे अच्छी हमें कि वो ट्रैक करनी है, जिससे हमें पता चले कि हमारा आइडिया काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हम ये देखते थे कि टोटल एक्टिव यूजर्स हैं मंथ में, उसमें से कितने % लोग एक्चुअली ये काम कर रहे हैं जिसको हम करवाना चाह रहे हैं कि फ्रीली। तो वो हमारा 42% के अराउंड था मंथली, क्रिएटर टू मंथली एक्टिव यूजर्स का रेशियो। ये नंबर तो मुझे इंडस्ट्री के पता ही नहीं थे कि किसके कितने। जब मुझे बताया, मैंने किसी सीनियर को बताया शेयर चैट को, तो उसने मेरे से रिकन्फर्म किया कि आर यू श्योर कि इतने। मैंने कि हाँ आप देख लो। तो उसने बोला कि भाई ये बहुत अच्छा नंबर है, मैं शेयर चैट के नंबर बताता हूँ, ऐसे तो हम आउट नहीं करते हैं, कि वो लेस देन 1% है। उनका बहुत बड़ा स्केल है ऑब्वियसली, तो लेस देन % भी बहुत ज़्यादा क्रिएटर हो जाएंगे, बट हाँ लेस देन 1%। और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली 10% से ज़्यादा नहीं है। तो फिर लेकिन नेक्स्ट चीज़ इसमें जो हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, मैंने अच्छे इन्वेस्टर से बात की, जो मैं भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था। ऐसे नहीं कि इन्वेस्टर है किसी की, मेरी भी ऑब्वियसली कमी थी कि सब कुछ हमने ये क्रैक कर लिया। अब क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था ना, बैकग्राउंड आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा नहीं है, तो हमने ये क्रैक नहीं किया कि इससे पैसे कमाएंगे कैसे, बिजनेस मॉडल। हम वही जो मार्केट में जो है ना वही, क्योंकि आपने थॉट ही नहीं दिया ना उस चीज़ को, तो आप तो इसी चीज़ से ड्राइव हो रहे थे कि लोग आके आपका ऐप यूज़ कर रहे हैं। बिजनेस मॉडल तो हमें बोल रहे थे कि जब 1 करोड़ लोग हो जाएंगे तो एडवर्टीजमेंट पहली चीज ही दिमाग में आती है, एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो मार्केट में ऑलरेडी। अब द थिंग इज कि मार्केटिंग जो एडवर्टीजमेंट लगता है ना वो इतना ईजी है नहीं है। खुद शेयर चैट एक्चुअली स्ट्रगल कर रहा है ना उस चीज़ में, जितने भी इंडियन प्लेटफॉर्म बने हैं वो सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। शेयर चैट मतलब फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म है, उन्होंने अपने AI एल्गोरिदम को इतना ट्रेंड किया, यूजर्स की इतनी अच्छे से प्रोफाइलिंग की कि उनको पता है कि मेरे को कौन कौन से ऐप के ऐड दिखा सकता है और मैं कौन कौन से डाउनलोड करूंगा, क्योंकि उनको तो डाउनलोड करने के ही पैसे मिल रहे हैं ना। अब शेयर चैट ये लोग अभी बना रहे हैं, ऑब्वियसली होपफुली वो लोग क्रैक कर लेंगे, बट अभी तक उनके पास वो नहीं है।
इतना बड़ा यूजर बेस है उनके पास में, 40-40 करोड़ का आई गेस मंथली, लेकिन वो ये क्रैक नहीं कर पाए कि अच्छा यहाँ पंक्ति ऐप का ऐड लगाएंगे तो कौन लोग हैं जिनको पंक्ति ऐप डाउनलोड करेंगे। तो जो कॉस्ट आती है पर यूजर डाउनलोड की, वो हमेशा फेसबुक इनसे ज्यादा ही आती है वहां पे। जब वो ज्यादा आती है तो फिर मैं वहां से हटा के और फेसबुक पे ऐड करूंगा ना, क्यों मैं फालतू में ज्यादा कॉस्ट करूंगा। तो जो इन्वेस्टर उनमें भी थे, उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तेरे नंबर सही है, सब सही है, मैं तुझे पैसे भी दे दूंगा, मुझे पता है कि तेरे पास अभी 1,00,000 यूजर है या 50,000 है, तू 10 करोड़ भी ले आएगा। मैं समझ गया वो चीज कि वो तुझे आग समझ में आ रहा है, और मुझे बता कि जब 10 करोड़ लोग आ जाएंगे तो पैसे कैसे कमाएगा। जिसका आंसर मेरे पास कॉन्क्रीट आंसर नहीं था, आंसर तो था बट इसलिए कि यूनिक आंसर नहीं था। जो मैं सोच रहा था वो ऑलरेडी मेरे से आगे 5-5 साल 10-10 साल पहले जिन लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया था वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो वो स्ट्रगल कर रहे थे तो उनको तो अंदर की चीज पता है ना कि प्रतिलिपि ये सब काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। उस टाइम तक ये वाला मॉडल भी नहीं आया था ना कि लोग जैसे अभी क्रिएटर्स के आप पैसे ले लो, ब्लू टिक दे दो, या फिर वो मॉडल उस टाइम तक नहीं था शायद। नहीं, वो सब मॉडल थे, हमने तो हमारे में ब्लू टिक लेके आए थे ना। अच्छा। हमारे ऐप में वो सब थे, जस्ट किसी में उतनी गट फीलिंग ही नहीं थी कि इसको ले आए कि हम पैसे में देंगे। अच्छा। तो इलन मस्क ने एक्चुअली गट फीलिंग फॉलो की और ले आया ना। अब सारे लोगों को ब्लू टिक मिल रहा है और लोग चाह रहे हैं ब्लू टिक मिल जाए, तो फेसबुक भी ले आया उस फीचर को। तो किसी में गट फीलिंग ही नहीं थी। शेयर चैट का जो मेजर रेवेन्यू है वो उसी से तो आ रहा है, लोग डिजिटल गिफ्ट करते हैं एक दूसरे को, उससे ही है उनका मेजर रेवेन्यू। तो फिर आपने फिगर आउट किया बिजनेस मॉडल? नहीं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी हो रहा था क्योंकि अब इस चीज में स्ट्रेच होके ऐसे ही कि हाफ ऑलमोस्ट 1.5 साल मैंने इसमें दे दिए थे। आपकी खुद की इनकम जीरो है, वो तो मैं दोस्तों के साथ रह रहा था। फैमिली में ऑब्वियसली आपके ब्रेड अर्नर तो है नहीं है, तो मेरे से बड़े भाई हैं, वो भी ऑब्वियसली अपने मेरे से कितने 20 महीने ही बड़े होंगे ऑलमोस्ट, तो वो भी अपना कैरियर ही फिगर आउट कर रहे हैं ना। तो ऐसा थोड़ी, तो फैमिली की इनकम ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो मान ले, इधर उधर से कुछ थोड़ा बहुत आ रहा है तो अलग बात है। तो ऑलमोस्ट जीरो, तो आप कब तक पुश करोगे? तो आपके बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ तो चलती रहती है। तो समहाउ पता नहीं कैसे उस गणित बैठी, और यह है कि यार हम जॉब करते हैं, मतलब इसको ऐप को, क्योंकि हमने पहले फंडिंग के लिए बहुत ट्राई किया लेकिन फंडिंग मिल नहीं रही थी। एक तो उस टाइम पे कोविड टाइम भी चल रहा था, तब कोई फंडिंग वैसे ही नहीं दे रहा था, कोविड में सब चीज रुकी हुई थी, तो फंडिंग फ्रीज थी तब, क्योंकि मार्केट डाउन था, अमेरिकन मार्केट पूरा डाउन था जो अब तक रिकवर हो। यूजर्स कितने हो गए थे तब तक? यार पूरे यूजर ऐसे कुछ, हम जब रीच आउट कर रहे थे तो 50,000 प्लस थे, लेकिन सारे खुद से ही आए थे, हमने अच्छा, कुछ नहीं किया था। हाँ। तो और वो बढ़ ही रहते, मतलब अपने आप ही कुछ 100-150 लोग आते ही रहते थे रोज, तो इसलिए मतलब माउथ टू माउथ लोग बोल रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ, बस फंडिंग नहीं मिल रही थी, कोविड आ चुका था। फंडिंग ऑब्वियसली, ये सिर्फ फंडिंग रीजन नहीं है, हम शायद इतने कैपेबल होना चाहिए था कि 50,000 से भी हम अपना खर्चा निकाल पा रहे हैं। अगर हम वो क्रैक कर लेते कि सिर्फ 50,000 ही है, लेकिन हमारा जो भी खर्चा हो रहा है वो हम यहीं से निकाल ले रहे हैं इन लोगों से, वो क्रैक कर लेते यूनिक आइडिया सोच के, तो इन्वेस्टर्स को तो भाई क्या चाहिए और कि मैं तो इनको 10 करोड़ दूंगा, ये 10 करोड़ तो वापस बना ही लेंगे, तो आगे कोई फंडिंग दे नहीं दे, इनके पास 10 करोड़ रुपए तो होंगे ही होंगे। तो वो क्रैक नहीं कर पाए ना। तो सिर्फ वो रीजन नहीं है, बहुत सारे, आप खुद की कमी भी आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो हमारी कमी ये थी कि उस टाइम पे नहीं था, मैं क्रैक नहीं था, तो मैंने सोचा कि जॉब करते हैं पैसे कमाने के लिए। घर पे भी ऑब्वियसली पैसे की जरूरत थी, तो मतलब आपको दिख नहीं रहा है ना सीधा सीधा, यहाँ तो पैसा आने में टाइम लगेगा ना बहुत, क्या करोगे? और पैसे की जरूरत है तो कब तक आप सिर्फ बड़े भाई पे, सिर्फ बेचारा बड़ा भाई थोड़ी करता रहेगा कुछ, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। तो मैंने जॉब स्टार्ट की। अच्छा, तो जॉब मैंने स्टार्ट की, तो आपको तो ना तो प्लेसमेंट में बैठे हो, आपको पता हो, तो बट अच्छी चीज ये हुई कि मैंने इन पिछले 2 साल में बहुत कुछ पढ़ा। मुझे मतलब आता पता ही नहीं था बिजनेस का और किसी चीज का, लेकिन मैंने इन 2 सालों में जब पूरा अपनी जी जान लगा दी, जो भी कर सकता था मैं। अब एमबीए कर चुके थे काइंड ऑफ एक मिनी एमबीए मान लो। हाँ। तो मुझे चीजें पता चल गई थी। मैंने खुद से, मेरा पहली बार ऐप हमने डिजाइन किया तो मैंने कैनवा पे ऐप डिजाइन किया था। फिर मेरे एक दोस्त ने बताया, खेमराज ने, कि भाई फिग्मा करके एक प्लेटफॉर्म होता है, उस पर डिजाइन कर। तो मैंने तो मेरा पहला ऐप ही डिजाइन, तो मेरे को डिजाइनिंग वगैरह का शौक है, तो मैंने फिग्मा सीखा जो बहुत ईजी है, और मैं उस पर मैं डिजाइन करता था ऐप। तो फिग्मा आ गया आपको, आप काइंड ऑफ, आपको पता ही नहीं है कि आप किस प्रोफाइल में काम कर रहे हो, बट आप एक प्रोडक्ट मैनेजर की तरह एक्ट कर रहे थे ना। ग्रोथ भी आप ही देख रहे थे, उसका टैग नहीं देख रहे थे, बाकी सब कुछ आप देख रहे थे।
तो जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि प्रोडक्ट मैनेजर, ग्रोथ एंड मार्केटिंग, यहाँ पे आप फिट हो रहे हो। हाँ, टेक साइड तो मैं हूँ नहीं, तो मैंने जो भी ऐसे नॉन टेक को लगती थी मैं सब में अप्लाई कर देता था। ठीक है। तो मैंने दिसंबर में शुरू किया होगा, नवंबर में शुरू किया होगा, तो 2 महीने कोई खास रेस्पॉन्स था नहीं, और तब जस्ट मैं शुरू ही कर रहा था। फिर मैं कुछ दिन के लिए इधर आ गया, दिल्ली आया था कुछ दिन के लिए, बेंगलोर चला गया था बीच में सितंबर में। फिर मैं इधर आ गया था, 1 साल हो गया, 1-1.5 साल हो गए थे मुझे बेंगलोर में। फिर मैं इधर आ गया था 20 दिन के लिए। फिर यहाँ पता नहीं मेरे को क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मैं शायद 20-22 जनवरी को वापस चला गया। इस बीच में अप्लाई भी कर रहा था, इस बीच अप्लाई भी कर रहा था, और फिर मैंने वापस से अप्लाई करना शुरू किया। अच्छा, तो होता क्या है ना, जब आपको पहले लगता है कि आप बहुत कुछ हो, और फिर आप स्टार्टअप देख रहे हो जो नहीं चला फॉर वॉट एवर रीजन, ऑब्वियसली आप में उतने स्किल नहीं हो, आपको समझ में आ गया कि आपको और अप स्किलिंग की जरूरत है अगर आप उस जगह पे पहुंचना चाहते हो। तो आपको फिर जॉब में जाते हो तो आप रिलेटिवली अंडर कॉन्फिडेंट होके जाते हो। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, नहीं, इट्स जस्ट कि आप ही सोच रहे हो कि नहीं। और जब आपको 100 जगह अप्लाई किया तो कभी भी कितना ही टैलेंटेड बंदा हो, उसको 100 से 100 रिप्लाई नहीं आएगा। मेरे 5 से आ रहे हैं तो उस टैलेंटेड के 15 आ जाएंगे, 10 जगह से रिप्लाई आ जाएगा। तो अब आपका पहली बात तो 100 में से इतना आ रहा है, तो आप पहले ही थोड़ा सोचो। उन 5 में भी आपका नहीं हुआ मान लो, तो आप सोचोगे कि यार ये इतना गया गुजरा हूँ क्या मैं? नहीं, मैं इतना कुछ सोच रहा था, ये कर देंगे वो कर देंगे, कि किसी चीज के काबिल नहीं है क्या हम। हाँ। तो एक वो फेज भी था जहाँ लो फील करते हो, पर वो आई थिंक इट्स जस्ट नॉट अबाउट मी। कोई भी किसी भी फेज में ऐसे ट्रांजिशन करता है और उसके तरीके से नहीं होती है, तो एक डाउट आता ही है। बट वो थोड़ी सी देर के लिए होता है वो डाउट। आपका नेचर अगर नेवर गिव अप वाला है तो आप वापस यार बाउंस बैक करोगे या कि अच्छा ठीक है ये कमी है, मैं इसको सुधारता हूँ। तो वो ऐसे करता गया, और एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरे पास 3-3 जॉब का ऑफर आने लगा। मतलब कहाँ मुझे एक ही नहीं मिल रही थी और 3-3 का आ गया। फिर मुझे फिनटेक कंपनी से ऑफर आया। फिनटेक का मुझे कुछ भी नहीं पता है। फिनटेक जो फाइनेंशियली, तुम तो जानते हो, जो नहीं देख रहा हो, कि पेटीएम, फोन पे, सब फिनटेक की कैटेगरी में आते हैं। तो मुझे फिनटेक कंपनी से एक एक्चुअली ऑफर आया। उन्होंने मुझे ग्रोथ प्रोडक्ट मैनेजर के लिए हायर किया, और कि ठीक है। और फिर मैंने मार्च में उनको ज्वाइन किया था, एंड वो भी मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था। मैं पीछे पलट के देखता हूँ, मैंने उस टाइम में बहुत कुछ सीखा। और मैंने उस टाइम जॉब करते करते ये भी सीखा कि मैं बहुत सारी चीजें जो सोच रहा था सब सही थी, जस्ट मुझे स्केल पता नहीं था। जैसे मुझे परफॉर्मेंस मार्केटिंग का ज्यादा नहीं पता था, बट परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मैजिक मैंने वहां देखा। अच्छा। हाँ, 1 मिनट। तो ऐसा होता था कि मैं ग्रोथ प्रोडक्ट मैनेजर था, एक बंदा था जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग था। अब क्योंकि मैं सीनियर हूँ, बच्चा थोड़ा जूनियर था, तो धीरे धीरे मैं वहाँ के ग्रोथ का जो पार्ट है ना उसको भी हेड करने लगा। हेड तो क्या, 2-3 जनों की ग्रोथ की टीम थी, उसको मैं हेड करने लगा। वैसे तो टीम में 35-40 लोग थे। और प्लस ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ऐप में या उनके बिजनेस में चीज चेंजेस मुझे चाहिए लगते हैं, वो मैं उनको सजेस्ट करता था। तो ऑब्वियसली उनकी जो टारगेट ऑडियंस थी यही थी, जो जिनको हम टारगेट करना चाह रहे थे। वो फिनटेक कर रहे थे, बट वो जो छोटे शहर छोटे गांवों से व्यापारी आते हैं, मर्चेंट आते हैं, वो उनको टारगेट कर रहे थे। अच्छा। तो उनको कोई समझता हो, ऐसे इंसान मैं ही हूँ, मैं तो खुद गांव से आता हूँ और उनके यूजर केस को समझता हूँ ना। तो ये सब चीजें मैंने धीरे धीरे चेंजेस करवाई, मुझे भी कॉन्फिडेंस आने लगा कि यार सही समझ रहे हैं। और फिर मैंने देखा परफॉर्मेंस मार्केटिंग से तो यार ये तो मतलब 1 दिन में ही आप 1 लाख यूजर ला सकते हो। समझ रहे हो ना, मतलब। और कैसे बिजनेस सोचा जाता है कि अच्छा 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो कैसे 100 रुपए आएंगे, या 1000 कर रहे हो तो मान लो कि आपने पहले महीने उन यूजर से 700 रुपए कमाए। लेट्स से कि 10 यूजर आए, आपने 1000 रुपए खर्च किए, 100 यूजर आए, 100 यूजर में से 10 टिके, या 10 ने आपका कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, तो आपने 700 रुपए कमा लिए। अब अगले महीने 10 के 10 नहीं खरीदेंगे, 3-4 खरीदेंगे, तो लेट्स से कि 3 ने भी खरीद लिया, तो कितने हो गए 1000 रुपए। और लेट्स से 1 ने और खरीदा लास्ट में, तो 1100। तो आपने 1000 रुपए खर्च करके 1100 कमाए।
राइट। ऐसे अब वो मान लो 3 महीने बाद छोड़ के चला गया है वो ऐप को, सब लोग जो भी 100 लोग आए थे सब छोड़ के चले गए, पर आपने पूरा इन्वेस्टमेंट इन पे कितना किया था, टोटल सब खर्चा मिला के मान लो कि 1,000 किया था, आपने बनाए कितने 1100। तो आपको समझ में आया कि मैं 1,000 रुपए डालूंगा तो 1100 बनेंगे, 1 लाख डालूंगा तो 1,10,000 बनेंगे, 1 करोड़ डालूंगा तो 1,10,00,000 रुपए बनेंगे, है ना। तो ऐसे 10 करोड़ डालूंगा तो 1 करोड़ बनेगा। तो आप फिर बिना डरे, आपका बजट एक्चुअली वो हो गया है ना अनलिमिटेड। हाँ, आपको पता है कि मैं 10 करोड़ रुपए भी इसमें डालूंगा तो मेरे को एक्चुअली 11 करोड़ ही निकलेंगे इससे। तो वो मैं इस तरह से मैं सोचता ही नहीं था, वहां रहता था जब फाउंडर जो उसका था वो अपने इनपुट देता था, वो कैसे सोचता है मैं उससे सीखता था। बाकी टीम के मेंबर भी ऑब्वियसली 2-3 साल से कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, मैं नया नया गया था, तो उनकी बातों से भी सीखने को मिलता था। तो जॉब बहुत अच्छा डिसीजन था, पर जॉब करते करते मुझे ये समझ में आया कि 7-8 महीने तो मेरे साथ एक दिक्कत ये है कि मतलब मैं आधा अधूरा कुछ काम नहीं कर सकता, आधे अधूरे मन से, या तो मैं ऑल इन हूँ या ऑल आउट हूँ। तो मैं जब जॉब कर रहा था तो मैं खुद भी ऐसे ही समझ के कर रहा था कि जैसे मेरा ही बिजनेस है, मैं वैसे ही कर रहा था। बट 7-8 महीने बाद मुझे नहीं लगा कि वो फाउंडर्स उनको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मतलब वो जस्ट, तो वहाँ क्या है ना कि आप पूरा 10 घंटे दे लो, चाहे 14 घंटे दे लो, चाहे 12, जितने भी घंटे देने, एक्स्ट्रा एफर्ट कितने ही डाल लो, आपकी एक्चुअली उतनी सैलरी मिलनी है। अब रहोगे एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ द डे। मतलब वो इम्प्रूव कर देंगे, बट इम्प्रूव भी परसेंटेज में ही होती है ना वहाँ, नहीं तो वहाँ अपर कैप है आपकी ग्रोथ पे। ठीक है। पर्सनल लेवल पे ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन जो मॉनेटरी टर्म में है या अपॉर्चुनिटी टर्म में या सोशल कैपिटल गेन करने के टर्म में वो लिमिटेड है ना। तो वो एक इश्यू था जॉब में, एक तो कि भाई आप तो पूरा दिन का, अपनी लाइफ का पूरे दिन के 24 घंटे का मेजॉरिटी टाइम इस काम में दे रहे हो, बट इससे मिल क्या रहा है इन द एंड, पैसे। तो मैंने उस 6-7 महीने पैसे करके मुझे इतना समझ में आ गया कि भाई जब पहली जॉब में मुझे इतने पैसे मिल गए, जो छोटी मोटी जरूरत थी मेरे पैसे की वो यहाँ से मिल गई है मुझे। थोड़ा बहुत घर पे मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत थी नहीं, थोड़ी बहुत जरूरत थी वो, तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है जब आप खुद के पैसे कमाते हो ना, तो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं नहीं भाई आप इतने ये नहीं हो, कर लोगे आप, तो ये जॉब तो आपकी कहीं नहीं जा रही। फिर उस फाउंडर के साथ ऑब्वियसली कुछ कुछ डिफरेंसेस थे, मुझे उनके काम करने के तरीके पसंद नहीं आए, शायद मैं शायद बहुत मॉरल हाई ग्राउंड से सोच रहा था, वो शायद प्योर बिजनेस के साइंस से सोच रहे थे, मेरे डिफरेंसेस थे, तो मैंने छोड़ दिया, बीच महीने में ही छोड़ दी। उन्होंने हालांकि मेरे को बहुत FNL का पैसा था वो नहीं दिया, काट लिया, बट मैंने सोचा ही नहीं उनकी भाई मैं नहीं, मतलब वैसे मैंने कर दिया रिजाइन, बट ठीक है मतलब, बट जॉब करके मैंने अच्छा डिसीजन लिया है, एंड ऑब्वियसली अच्छा कैसे ही एक्सपीरियंस रहो लास्ट, बट मैं ओवरऑल ग्रोथ ही हुई मेरी, नो डाउट। और उस फाउंडर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, चाहे वो प्योर बिजनेस के सेंस से सोचता हो, मुझे तो फायदा हुआ। अच्छा तो जॉब हो गया, अब मैं बीच में ऐसे फेज में कुछ पैसे भी आ गए, कुछ पैसे, बट सेविंग नहीं थी मेरे पास वो पैसे। अच्छा एक जॉब इंटरेस्टिंग चीज होता हूँ, पैसे एक्चुअली सॉल्व करते हो तो आपको, आप लाख कमा रहे हो जब 5 लाख कमा रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा पैसे कहाँ गए। अब मेरे पास तो कोई सेविंग नहीं थी, अब मैं घर के उस खर्चों में चले गए, खुद के में चले गए, मुझे नहीं पता कहाँ गए बट मेरे पास कोई सेविंग नहीं थी, तो मैंने वो छोड़ दिया। एंड नेक्स्ट वो, तो अच्छा मेरे माइंड में एक फिनटेक आइडिया ही चल रहा था, क्योंकि अब मैंने वो फिनटेक 8 महीने कर लिए, तो मेरा माइंड फिर फिनटेक की तरह सोचने लग गया ना, क्योंकि मेरी अंदर की प्रवृत्ति तो वही है कि खुद का कुछ करना है। तो जब मैं वहां से वो छोड़ दिया तो मैं सोचा कि खुद का कुछ कर लेते हैं, है ना, फिनटेक में। फिर मैंने 1-2 महीने वो एक्सप्लोर किया, फिर मुझे लगा कि नहीं शायद उसके लिए रेडी नहीं है, फिर आप वही गलती कर रहे हो कि फिनटेक का आपको बस जस्ट फील में आ रहे हो ना, आपको फिनटेक की नॉलेज है नहीं है उतनी, अभी आगे जाके फिर कर भी लोगे, फिर वो उसमें नहीं जाओ। अच्छा इससे मैंने जॉब करते करते एक अच्छी चीज क्या की, हिंदी पंक्तियां अभी तक भी कोई मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, ये बिजनेस करना, उस पर कभी कभार ऐसे आ जाता था एक कोई कि हमारा ब्रांड, जैसे ये प्रमोट कर दो, जो लिटरेरी ब्रांड है स्पेशली कि स्टोरी टेल हो गया, पॉकेट नॉवेल FM है, पॉकेट FM, इनके कुछ आगे तो इनकी कर देता था मैं, तो इनसे थोड़े पैसे मेरी अपनी पॉकेट मनी आ जाती थी, मतलब इतनी आ जाती थी कि मैं रह तो दोस्तों के पास ही रहा था तब तो मैं चलो, पर दोस्त मेरे लकीली इतने अच्छे रहे कि अगर मेरे पास कभी पैसे नहीं है तो उन्होंने मुझे फील नहीं होने दिया कि भाई तेरे पास पैसे नहीं है, और उन्होंने कभी मुझे फील नहीं होने दिया। अगर उनके बीच में डिस्कशन होगा तो पता नहीं, मेरे तक उन्होंने कभी ये बात नहीं आने दी। तो मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, ये
मेरे दोस्तों के पास से सिक्योरिटी थी मेरे पास, और घर से मैं खुद नहीं मांगता था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था मांगना। और ये छोटी मोटी ब्रांड आती तो खुद का खर्चा चल जाता था, मेरे कोई शौक है नहीं है। और उससे एक्चुअली मुझे समझ में आया कि ब्रांड से इतना पैसा आता है कि आपके 2-4 महीने एक्चुअली चल जाएंगे। अच्छा। ब्रांड आएंगे तो ये मेरे को समझ में आ गया। जॉब के साथ मैंने अच्छी चीज ये की, पैसे आए तब मैंने ना, पता नहीं, मैं बुक का काम शुरू कर दिया मैंने, पब्लिकेशन, हिंदी पंक्तियां का एक पब्लिकेशन शुरू कर दिया। अच्छा, जॉब करते हुए? हाँ, जॉब के साथ ही खुद से ही अकेले, कोई टीम में मैंने किसी को नहीं रखा, खुद ने ही लोग ढूंढे कि अच्छा ये काम कौन करेगा, ये काम कैसे होता है, बुक का ये काम कैसे होता है, खुद से ही ढूंढा, सब खुद ने ही किया। अच्छा, मैं ये प्लानिंग करने लगा फरवरी मार्च के अराउंड में, और मैंने बुक आई है हमारी जून जुलाई में जाके, तो इतना टाइम लग गया वो 4 बुक को आने में। बट उस बीच में मैं सीख रहा था कौन सी चीज क्या होती है, कैसे होती है। तो मैंने ये चीज अच्छा किया। अच्छा, बुक का काम क्यों किया मैंने, हिंदी पंक्तियां, तो अब मैं यहाँ से बिजनेस ऐसे सोचने लगा हिंदी पंक्तियों को कि यार जॉब करनी है, इससे कैसे पैसे कैसे कमाए जाए। तो बुक का अब एक्चुअली आपको बाहर से देख के ऐसे लगेगा ना कि बुक तो डाइंग मार्केट है, हर कोई जो आजकल रील देखने लगा है, हाँ, नेटफ्लिक्स, अमेजन आ गया, यूट्यूब आ गया है, तो बुक कौन पढ़ रहा है। लेकिन बुक का जो एब्सोल्यूट नंबर है, टोटल नंबर ऑफ रीडर है, वो बढ़ ही रहे। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जब सबसे पहले जब टीवी भी नहीं थी, रेडियो भी नहीं थे, तो लोग इंफॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट का जरिया था कि या तो कोई रामलीला हो रही है, कोई थिएटर हो रहा है, ये या फिर बुक्स, ये दो ही थे। लेट्स अज्यूम कि 50-50 में था कि अगर 100 लोग कंज्यूम कर रहे हैं, या लेट्स ऐसे, मैं बहुत सिंपलीफिकेशन बता रहा हूँ, ऐसे 10,000 100 लोग थे, तो 100 में से लेट्स से 25 लोग बुक पढ़ रहे थे, बाकी 65 लोग ऐसे कर रहे थे। बाकी और लोगों को तो कंटेंट एंटरटेन से मतलब नहीं था, वो अपनी लाइफ में बिजी थे, अपने खेलों से इंटरटेनमेंट मिल रहा था, उनको एक्सटर्नल जरिया नहीं चाहिए था। अच्छा, फिर रेडियो आया। तो रेडियो आया था तो 100 लोग ही नहीं थे, तब ये जो इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने वाले हो 500 हो गए, जिसमें से एक्चुअली ज्यादातर रेडियो वाले हैं। लेट्स से कि वो 450 हैं, लेकिन बुक का नंबर 25 से बढ़कर 27 या 30 हुआ है, क्योंकि आपकी लिटरेसी भी बढ़ रही है ना देश की, लिखने वाले और ज्यादा आ रहे हैं, लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, तो वो नंबर 25 से 30 हो गया। बट पहले एक्चुअली आप देखोगे 100 में से 25 लोग पढ़ रहे थे, तो आपका नेट जो मार्केट का शेयर था बुक का, वो कितना था, 25%। अभी 400 में से सिर्फ लेट्स से, मैं सिंपलीफिकेशन के लिए 50 भी मान लो, ठीक है, तब भी कितना सही बचा, 400-500 लोगों में से सिर्फ बचा तो सिर्फ 5%, 10% है, 25 से घट के 10% हो गया, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर बढ़ गया ना, बढ़ गया। हाँ, 25 से लेके रीडर तो 50 हो गए, लेकिन मार्केट में आपका शेयर घट गया। तो यही हो रहा है बुक के साथ में, कि जब जब इतने सारे एंटरटेनमेंट के वो आ गए हैं, इतने रील सब कुछ आ गया है, कि मार्केट में जो शेयर है ना वो परसेंट वाइज घटता जा रहा है, लेकिन इनकी वजह से लोग भी तो ज्यादा बढ़ रहे हैं जिनको कंटेंट कंज्यूम करना है, तो एब्सोल्यूट नंबर बढ़ रहा है। पहली चीज तो ये था कि भाई ये तो बढ़ ही रहा है। दूसरी चीज ये थी कि जिस तरह से मैं देखता था कि यार मैं परेशान हो जाता था डिवाइस चला चला के, तो मुझे ऐसे लगता था कि यार 2 घंटे में डिवाइस सबसे दूर रहता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ, कुछ पेंटिंग कर लेता हूँ, बुक पढ़ लेता हूँ, इंटॉक्सिफिकेशन कर लेता हूँ अपना। हाँ, रनिंग कर लेता हूँ। तो मुझे लगा कि यार ये तो एक झलक है, मतलब ये तो अति होने वाली है आने वाले टाइम में। तो जब लोगों को कंपलसरी एक्चुअली लगेगा कि मुझे भाई 3 घंटे अपने दिन के डिवाइस से दूर बिताने, उसमें कोई खेलेगा, कोई ड्राइंग करेगा, कोई डांस करेगा, डांस तो क्या ही करेगा क्योंकि डिवाइस आ गया ना वापस, तो डांस नहीं करेगा, कंप्लीटली शट आउट डिवाइस से दूर, और डिवाइस से आप बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं हो या थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट है, तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि लोगों का एक्चुअली बुक का नंबर वापस से बढ़ेगा। ठीक है, बुक का तो उस सेंस में। दूसरी ये चीज होगी कि तीसरा, क्योंकि अभी तक इंडिया में इंग्लिश बुक्स के ज्यादा लोग पढ़ते आए हैं, या वो लोग जिनकी फैमिली एक्चुअली रिच है, क्योंकि मैं गांव में, यार हमारे गांव में कोई 50 रुपए उधार लेता है ना, तो 50 वापस रिटर्न भी करता है, क्योंकि उनके लिए 50 रुपए की अहमियत बहुत है, क्योंकि वो बेचारे पूरे महीने में ही 5,000 रुपए कमा रहे हैं। अब जो महीने में 50,000 रुपए कमा रहा है, 5,000 रुपए कमा रहा है, आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर लोगे कि 500 रुपए वो बुक पे खर्च कर देगा, नहीं करेगा। तो हिंदी में एक्चुअली ये दिक्कत रही है कि बुक के लिए पॉकेट मनी या अपनी पॉकेट मनी से बुक के लिए अलग से बजट रखना बहुत बड़ी बात। बट फॉर्चुनेटली अच्छा हो रहा है कि इंडिया में मिडिल क्लास बढ़ रही है, लोग रिच हो रहे हैं, रिलेटेड रिच इन द सेंस कि
पहले के कंपेयर में अमीर हो रहे हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं। और तो अब पढ़ने का कल्चर बढ़ रहा है और ये हिंदी में बढ़ेगा ही, आगे 25-10 साल में बढ़ेगा ही ना। तो लोगों के पास में एक्चुअली लोग बजट रखेंगे कि अच्छा मैं 300 रुपये रख रहा हूँ पूरे महीने के, लेकिन एक बुक खरीदूंगा ही। तो उस सेंस में भी पॉजिटिव दिख रहा है। प्लस मेरा एक्चुअली ये वो नहीं था, हमारे आईआईटीज में, अपने आईआईटीज में क्या दिक्कत है ना कि जब कोई बिजनेस करता है तो ये होता है यूनिकॉर्न बना देंगे, एक दिन ये कंपनी ऐसे 10,000 करोड़ की होगी तो यूनिकॉर्न बोलते हैं 10,000 करोड़ की। तो मेरा कोई ऐसा लेन कि भाई यूनिकॉर्न नहीं बनाना है, मेरे को इतना बनाना है इस बिजनेस को। पहली टारगेट ये कि मेरे को जॉब ना करनी पड़े। ठीक है। आपकी जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 20 लाख 25 लाख 30 लाख कॉस्ट है, वो ना करनी पड़े आपको। तो मेरा पहला गोल ये था कि क्या मैं इसको उस लेवल तक ले जा सकता हूँ कि मेरे को जॉब के बारे में सोचना पड़े। तो मैं सिर्फ इतना ही सोचा था, वैसे वापस शुरू किया। अच्छा लेकिन आपको पैसे कैसे चाहिए? अच्छा दूसरी चीज ये होगी कि तो बुक का काम शुरू कर दिया था, ये मुझे समझ में आया है कि अच्छा तो उस टाइम पे बुक बिक रही थी बट इतनी भी नहीं, वो जितनी आपकी कॉस्ट लग रही थी वही कवर करने में टाइम लग रहा था। बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो रही थी, लोग बुक ऐसे धीरे 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 बिक रही थी, बट ऐसा भी नहीं खत्म ही हो जा रही थी और आउट ऑफ स्टॉक हो गई, नहीं ऐसा नहीं हुआ। दूसरा ये था कि यार अब सारे प्लेटफॉर्म है ना वीडियोस को पुश करने लगे, तो मेरा था कि साथ में एक स्टूडियो सेटअप भी करते हैं। तो ये हिंदी पंक्तियां स्टूडियो सेटअप सबको मिला के काम करेंगे और हिंदी के अराउंड कुछ बनाने की ट्राई करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में तो हिंदी की मार्केट, हिंदी के लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, तो ये अवेयर होंगे, अच्छी चीज होंगी। तो ये लेकिन स्टूडियो सेटअप करोगे तो मैंने देखा कैमरे वैमरे कितने के आते हैं, अब बुक पे और पब्लिश करोगे तो खर्चा आएगा, अब जॉब तो करते नहीं, कहाँ से आएगा। तो मैं सोचा कि यार कहीं से फंड रेज कर लेते हैं वापस से। तो मैं वापस से फंड रेज करने का ट्राई करने लगा। अच्छा उस फंड रेज ट्राई करने में ऐसा हुआ कि अच्छा तो ये इस बिटवीन आप दोस्तों से तो बतियाते हो ही कि अच्छा और जरवाल क्या कर रहे हो आगे, जूनियर भी थे मेरे, तुम बताया। तो उनको पता था कि भाई ये, उनको मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं इतना लकी हूँ, उन्होंने दया करके किया है क्या किया। तो उनके पास सब एक्चुअली आईटी में अच्छी जॉब करते हैं, 5 साल हो गए, तो उनके पास इतना फंड आ चुका है कि इतना पैसा है कि आपको वो सपोर्ट कर सकते हैं मंथली, पूरे साल में 4-5 लाख रुपए देने में उनको कोई उतना दिक्कत आएगी नहीं। तो मैंने अपने, जब मेरे को एक जने ने बोला कि हाँ मैं कर देता हूँ, तो मुझे लगा कि हाँ यार मैं इतनी ये अनजान लोगों से फंड क्यों मांग रहा हूँ, मेरे दोस्त भी तो हैं। तो मैंने ऐसे दोस्तों को रीच आउट किया तो वो लोग रेडी हो गए कैसे 10 से 15 लाख रुपए तक का। बट ऑब्वियसली 10-15 लाख कोई सीधा नहीं दे देगा ना, बेचारे उनकी भी तो जरूरत पड़ती रहती। तो मैंने उनको एक वो दिया, एक पॉजिटिव कि आप मुझे एक साथ मत दो, तुम लोग मुझे महीने के दे देना, ऐसे महीने के दे देना मुझे, क्योंकि मैं तो अब टीम बनाऊंगा तो मुझे उसके लिए तो चाहिए, खुद के लिए थोड़ी चाहिए। तो मैंने वैसे बनाया और उनको भी एक फ्रीडम मिल गई, ठीक है कि महीने के 25,000 रुपए देने में क्या जा रहा है, 30,000 रुपए देने में कुछ नहीं जा रहा है। उनकी 5-5 लाख की सैलरी, उसमें 30,000 क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो वैसे सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी ना। जब दोस्तों ने बोला तो फिर मैं दिल्ली आया वापस और बुक का काम आगे बढ़ाया मैंने एक तो साथ में, और बुक का काम साथ में बढ़ाने के साथ साथ में मैंने सेटअप लिया पूरा। पर दीपक, इन सब के बीच में याद आ रहा है, एक बार हमारी बात हो रही थी, आप बोल रहे थे कि एक बार आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि आप सब कुछ बेच बाच के घर जाने का सोच लिया था आपने। अच्छा हाँ, वो क्या सीन था बीच में, इन बिटवीन? वो ऐसा था कि तो घर पे पैसे की जरूरत थी और वो बड़े पैसे की, कोई घर का एक मतलब मेरे फादर ने एक बिजनेस लिया था। अच्छा। वो बिजनेस था तो था हमारे पास, हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, बट हमारे पास इतना फंड नहीं था कि इतना बड़ा, उसमें एक्चुअली 1.5-2 करोड़ रुपए चाहिए थे। अच्छा। उसमें मशीन लगाने के लिए। तो वो आपके पास है नहीं, और जो पापा ने पार्टनर रखे थे वो भी, उनके पास भी ऑब्वियसली नहीं होगा इतना फंड कि वो इतने लगा सके एक साथ। तो अच्छा मुझे मार्केट में हिंदी पंक्तियां की वैल्यू लगती थी कि इतनी 4-5 करोड़ के आसपास वैल्यू होगी इसकी, क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर थे। तो आप लल्लन टॉप को किसी को भी उठा के देख, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जिस भी स्टेज में हैं हम, फॉर एग्जांपल लल्लन टॉप या कोई भी एक बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हमें एक्वायर कर लेती है, तो अगले 3 साल में वो इतना पैसा तो 5 करोड़ मान लो अगर है, तो उनके पास तो ब्रांड आती ही है ना। उनको बस एक हिंदी के अराउंड में एक वो करना है, एक टीम बिठानी है। तो जो खर्चा वो अगले 3 साल में कर रहे हैं, पूरा खरीदने से लेके टीम को लेके, उतना अगले 3 साल में कमा लेंगे वो उससे। उसके आगे तो फ्री हो गया ना पूरा। तो मैंने कहा यार इतनी तो आराम से है, मतलब इसकी इतनी वैल्यू तो आराम से है।
तो मुझे लगा कि तो 5 करोड़ मैं मान के चल रहा हूँ, तो मुझे कोई 2 करोड़ भी दे देगा तो मैं बेच दूंगा। अच्छा। क्योंकि और उसका रीजन ये था कि आप पे घर जरूरत है इतनी है नहीं है, आपके भाई है तो वो बेचारे अपने लेवल पे 2 करोड़ रुपए तो कहाँ से करेंगे, तो आपको लगता है कि मैं इनकी हेल्प कर दूं बेच के। पर यार आपने बिल्कुल ग्राउंड से एक चीज बिल्ड की है और आप उसे बेचने के लिए रेडी हो गए। हाँ, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था ना कि मैं वापस कुछ और कर लूंगा। अच्छा। मतलब मैं हमेशा ये कॉन्फिडेंस हमेशा रहा, करूंगा नहीं करूंगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा ये मैं नहीं कहता, ये कॉन्फिडेंस मुझे हमेशा रहा कि मैं अगर जीरो से भी वापस धरातल पे आ जाता हूँ किसी दिन, तो मैं वहां से भी वापस उठ सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस मुझे हमेशा रहा। तो अब निकले फिर बेचने उसको? हाँ, मैं निकला। एक मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक हिंदी के ही पब्लिशर है, तो उनको मैंने रीच आउट किया, तो बोला कि हाँ हाँ करते हैं। तो वो किसी एक इंसान को लेके आए, ऐसे कोई जो होगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड का। अब उन्होंने अपनी एक वैल्यूएशन लगाई होगी, तो मैं सोचा कि यार इनसे अच्छा, वो अच्छे पब्लिशर है, मतलब मार्केट में बहुत अच्छी जगह बना रखी है। तो जितना मेरा आइडिया था ऐसे मुझे लगा, अब मुझे नहीं पता वो कितना कमाते हैं, मुझे लगा करोड़ों रुपए का रेवेन्यू होगा इनका साल का, है ना। मतलब तो मुझे लगा कि पिछले इतने सालों से तो इनके पास इतने पैसे तो होंगे ही कि ये मेरे को 1.5-2 करोड़ में तो कर देंगे। और मेरा टू बी ऑनेस्ट मैं चाहता था कि मैं अपने भाई की हेल्प कर दूं, इसमें से 1.5 लाख में अपने भाई को, 1.5 करोड़ अपने भाई को दे दूंगा, 50 लाख में रख के और फिर कुछ ये स्टूडियो सेटअप। हाँ। मुझे लगा कि हिंदी पंक्तियां बेच दूंगा, मैं प्योरली वीडियो साइड जाऊंगा। ठीक है। ये मेरा गोल था उसको बेचने। तो पब्लिशर को उसने पहली मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, तीसरी मीटिंग जब जिसमें आया कितने, तो उन्होंने बोला 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए? हाँ। तो मेरा माइंड ऐसे खराब हुआ था, मैंने बोला कि अब मैं उनको तो नहीं बोल पाया, बट मैं ठीक है, मतलब क्या बोलूं मैं इनको। 2.5 करोड़? अच्छा, उसी पब्लिशर की हाँ। मैंने 1.5-2 लाख की तो एक महीने में बुक बेच दी होंगी। मैंने 2021 में खुद से बुक बेचने का काम किया था, अकेले अच्छा, इंसान ने। अच्छा। नहीं, उनकी इतनी तो नहीं, मतलब उनकी मैंने 21 दिन में एक्चुअली 80,000 90,000 की तो बुक ही बेच दी थी मैंने। अच्छा। तब भी उन्होंने 2.5 लाख लगाया। तो 2.5 लाख? मैंने कि या तो ये मेरे को बहुत बड़ा बेवकूफ समझ रहे हैं, हाँ। या ये खुद बहुत बड़े बेवकूफ हैं कि इनको इसकी पोटेंशियल ही नहीं पता है। तो वो ऑब्वियसली मेरी भी ऐसे ईगो हर्ट हुई थोड़ी सी, तो कि अभी रुक, मैं तुम्हें मतलब मैं बना के दिखाता, अगर आपको नहीं दिख रही है इसकी वैल्यू तो मैं दिखाता हूँ आपको कि ये देखो कितनी बड़ी चीज है। तो और एक मोटिवेशन था मेरे बुक के उसको लेके। तो समाओ फिर से वापस मुझे लगता है आप करना चाहते हो तो वापस अलाइन हो जाती हैं। दोस्त आगे उन्होंने बोला कि हम लगा देते हैं, तो आपको वही तो जरूरत थी, आपकी अभी खुद की तो इतनी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, घर पे कोई है नहीं कि जिसको आपको खर्चा देना है। एक बड़ा बिजनेस है तो बड़ा बिजनेस 15 लाख से 20 लाख से तो कुछ हो नहीं रहा। समाओ भैया ने कुछ समाओ अपने लेवल पे कुछ क्रैक कर लिया उसको, और उसका वो पार्ट मैनेज हो गया। तो मैनेज हो गया था, आप फ्री हो गए कि अरे भाई, नहीं तो मेरा दिमाग तो यही सोच रहा था कि मैं बेच दूं, लेकिन मेरा भाई या परिवार वाले परेशान ना हो, मैं तो बना लूंगा वापस जीरो से। मैं उस सेंस में सोच रहा था। और यही होती है, आप में मिडिल क्लास तो घर वालों के अराउंड ही होती है ना आपकी सारी हाँ, चीजें। सही बात है। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ इस लॉजिक से सोच रहा था कि मेरा भाई परेशान ना हो, मैं इसको बेच दूं, और 5 करोड़ की मैं इसकी वैल्यूएशन मान रहा हूँ हिंदी पंक्तियां की, तो कोई 1.5 करोड़ 2 करोड़ में तो खरीद ही लेगा, इतने की जरूरत है मुझे। 2 करोड़ भी लगा देंगे तो मैं तो बेच दूंगा, ऐसा था। थोड़ा बहुत पुश करने की ट्राई करूंगा, बट 2 करोड़ से आगे नहीं बढ़ेंगे तो बेच दूंगा, ऐसे था। मैं तो एक बार इंडिया टुडे ग्रुप में भी गया था, जिसके लल्लन टॉप आज तक ये सब है, उनसे भी बात करने गया था। फिर अब नहीं बनी वो बात। सब एक्चुअली ऐसा होता है ना, देखो सबको लगता है पेज चलाते हैं तो ये बेवकूफ है, मतलब बेवकूफ है। हम 2 करोड़ 5 बिजनेस सेंस नहीं 2-5 करोड़ की चीज को हमें 5-10 लाख में मिल जाए तो इसको पोट लेते हैं। उनको लगता है कि वही है सबसे ज्यादा चालाक, सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं वो लोग। तो वो भी उसी तरीके से ट्राई कर रहे थे कि जब ये मजबूर है, और इसको उनको नहीं पता ना, उनको थोड़ी बताया कि मेरे को भाई इतना बड़ा अमाउंट चाहिए, मेरे को 2-2.5 लाख रुपए थोड़ी चाहिए। तो मैं ही जॉब करके आ रहा हूँ, उससे ज्यादा तो मैं ही कमा रहा था महीने के। हाँ, जितना तुम लगा रहे हो तो महीने का वैसे ही कमा ले रहा था, बट वो चीज तो मैं छोड़ के आया हूँ ना। तो वो चीज चल रही थी, और ठीक है, मुझे लगता है कि वो कुछ मेरी अपनी चीजों का कुछ टेस्ट हो रहा होगा जो भी है। बट उस मोमेंट में भी मैं ये सोच रहा था ना वापस कि मैं कुछ अमाउंट यहाँ से लेके वापस बिजनेस बनूंगा, मतलब बैक ऑफ द माइंड में चल ही रहा है कि कुछ बनाना है। ठीक है। तो वो चल रहा था, और
फिर मैंने वापस ये कैमरे सेटअप, पूरा स्टूडियो सेटअप खरीदा, तो इसमें ऐसे 5 से 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। आपने एग्जैक्टली फिगर आउट कब किया कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बुक्स हो सकती है, कि आप बुक्स बेच सकते हो? कभी नहीं हुआ, मैंने तो बताया ना, जॉब करते करते मुझे लगा, मैं हमेशा अपनी गट फीलिंग्स को फॉलो करता है कि मेरे दिल क्या कह रहा है। और मैंने एक चीज़ ये भी, अच्छा, एक मैंने बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी, गौरव त्रिपाठी की लाइन है कि अच्छा एक काम करो, आज कुछ मत कहो, आज कुछ मत बोलो, और कल भी कुछ मत बोलना, और परसों भी कुछ मत बोलना, ऐसे कुछ दिन तक कुछ भी मत बोलना, और देखना कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको बोलने की इच्छा बचती है क्या। अगर बोलने की इच्छा नहीं बचती है तो समझना कि आपने अच्छा हुआ नहीं बोला। ऐसी बात को बोलने का क्या फायदा जिसकी 2 महीने बाद आपकी बोलने की इच्छा ही ना रहे। लेकिन अगर 2 महीने बाद भी आपको उस बात को बोलने की इच्छा रहे तो आप समझना, मतलब इस तरीके से बोलना कि पूरी दुनिया सुने। तो आपके अंदर जो एक्चुअली करना चाहते हो ना आप, वो आपके अंदर बार बार लौट के आती है। जो आपकी सही में दिल से इच्छा आ रही होती है ना, वो बार बार लौट के आती है। आप चाहे उसको कितना ही दबा लो, वो लौट के आएगी। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग उसको तब भी नहीं सुनते हैं जब बार बार आ रही है ना, मतलब 5 बार भी आ रही है आपके माइंड में, तो कुछ कहना चाह रही है वो चीज। लोग उसको नहीं सुनते हैं, आपको सुननी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि आपने वो फीलिंग सुनी और आपने जैसे सोचा वो सक्सेसफुल नहीं हुए। बट ये तो बहुत यंग एज है ना, आप यंग ऐसी एज में कैसे डिसाइड कर लोगे कि सफल होना है, सफल होना है। आप वहां से कुछ सीखोगे ही ना, अपने दिल की, आप अपनी पूरी जी जान लगा दोगे तो भले ही चाहे मॉनेटरी टर्म में आप जो सोच रहे हो वैसे सफल ना हो, लेकिन उस मेहनत का कहीं ना कहीं आपको फल मिलता है। आप में कुछ ना कुछ जुड़ता ही है, घटता नहीं है कुछ। आपका कुछ भी घटेगा नहीं, जुड़ेगा ही आप में। तो बुक मेरी कभी ऐसी नहीं, मैं जस्ट फीलिंग को कर रहा था। और हमारी कोई भी एक भी बुक ऐसे आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुई थी। एक बुक थी हमारी, नदियां नहीं रुकती, वो काफी अच्छी चल रही थी। काफी अच्छी चलने का मतलब है कि उसका फर्स्ट एडिशन 1000 कॉपीज का छापा था हमने, और वो 1000 ऐसे दिखती हुई रही थी कि ये फ्यूचर में आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। और ये सारे जो चारों ऑथर थे वो बिल्कुल नए थे, सारे नए ऑथर जिनकी फर्स्ट टाइम बुक थी। तो अगर फर्स्ट टाइम ऑथर इतना कर रहा है तो मुझे ये समझ में आ गया कि यार इसको उसको इस फीलिंग को, इस गट फीलिंग को और फॉलो करते हैं। आपके पास एक ऑडियंस है जो हिंदी पढ़ती है, हाँ। और आपने उनको बुक्स बेचना शुरू किया। हाँ। अच्छा, तब तक मुझे ना हिंदी पंक्तियां की पोटेंशियल तब भी पता नहीं चली, टू बी ऑनेस्ट। तब तक भी मुझे यही लगता था कि बुक है ना एक्चुअली ऑथर की, उससे ही बिकती है, ब्रांड से। मुझे तब तक यही लगता था, अनटिल ये कुछ दिनों पहले के तक मेरा मूड चेंज नहीं हुआ। बट मुझे लगा कि कुछ तो है, मतलब अगर फर्स्ट टाइम ऑथर को इतनी बिक जा रही है तो इसमें है। दूसरी चीज, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आप ट्राई करते हो कि इस्टेब्लिश राइटर को ले आओ। हो सकता है आप 10 को अप्रोच करोगे तो एक मान जाए, क्योंकि हिंदी पंक्तियां की इतनी फॉलोइंग है। बट मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहिए था, मतलब वो मुझे नहीं करना क्यों अभी इस स्टेज पे। क्योंकि अगर आप बड़े बड़े ऑथर्स को ला रहे हो तो बड़े बड़े ऑथर्स को तो जो पुराने पब्लिशर्स हैं वो मेरे से ज्यादा ऑफर देके कभी भी ले जाएंगे। बोलेंगे कि अच्छा हम आपको एडवांस रॉयल्टी दे देते हैं, बुक बिकने पे नहीं, आपको पहले ही दे देते हैं पैसे। तो आपके बिजनेस में कुछ डिफेंसिबिलिटी हुई नहीं ना। कल जिसके पास सबसे बड़ा आपसे ज्यादा पैसा है वो आपके सारे उसको लेके चला जाएगा, जो आपने जिस ऑथर को बनाया है, जिस बुक को आपने बनाया है मेहनत करके। ऑथर की भी मेहनत है, आपकी भी मेहनत है, लेकिन उस ऑथर के साथ तो सब कुछ चला जाएगा ना। तो हमें खुद के अपने ऑथर, नए लोगों को चांस देना था, ताकि अगली इनकी 5 साल 10 साल की जर्नी फॉलो करनी है कि आपके साथ साथ ये भी बने, इनको भी लगे कि भाई हिंदी पंक्तियां का कुछ इनपुट रहा है, आपको भी लगे कि तो एक दूसरे के साथ जो पर्सनल रिलेशन है वो इतने अच्छे हों कि कल इनके पास बड़ा ऑफर भी आता है तो इनको लगता है कि नहीं, मतलब मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि 10 में से 10 लोग ऐसे ही होंगे कि नहीं हिंदी पंक्तियां के साथ रहना। बट इतनी मेरे दिल कहता है कि 5 से 6 लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि नहीं मैं हिंदी पंक्तियां के साथ ही रहूंगा। तो वो नए लोगों में किया, फिर नए लोगों में हम और इन्वेस्ट किया। अभी हमारी 13 के आसपास बुक हैं, अभी 20 हो जाएंगी अभी। बट अब मुझे ये पोटेंशियल पता चला है कि ऑथर पे तो जाती है, लेकिन हिंदी पंक्तियों का पोटेंशियल मुझे अब पता चलने लगा है कि आप यहाँ से जो डाल रहे हो, आप जिनको पब्लिश कर रहे हो उसको लोग सीरियसली लेते हैं। मतलब आप सजेस्ट कर रहे हो कुछ तो लोग पढ़ने की ट्राई करते हैं।
लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है आपके ऊपर कि लोग आप पे भरोसा करते हैं। हाँ, भरोसा करते हैं। और दूसरा ये भी है, जैसे बुक का बिजनेस है, कोई भी बड़ा ऑथर हो या कोई छोटा ऑथर हो, कोई नया ऑथर हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में आपको कोई भी अच्छी बुक है ना, उसकी इनिशियल सीडिंग चाहिए होती है। इनिशियल सीडिंग मतलब आपको 300-500 पाठकों तक बुक पहुंचानी है। किताबें आएंगे वर्ड ऑफ माउथ से ज्यादा बिकती है। हाँ, तो आपको वो 300, 250, 200 से लेके 500 लोगों तक अगर बुक पहुंच गई कैसे भी करके, फिर उस बुक पे डिपेंड करता है कि वो बुक कैसी है। अगर अच्छी नहीं है तो ऑथर की पॉपुलैरिटी में 5000 किताब बिक जाए, बट उसके आगे ज्यादा नहीं बिकेगी। लेकिन अगर बुक अच्छी है, सही में उस बुक में कुछ दम है, कुछ नया है, जो ऑथरों को, जो लेखक मतलब सॉरी पाठकों को समझ में आ रहा है, तो 200 किताब भी अगर मार्केट में जाएंगी ना, उसके बाद जो बुक बिकेगी, जैसे हमारी बुक अब पिक करने लगी है, पुरानी भी एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रही है। हाँ, ने अभी हमारी एक्चुअली पिछले 3 महीने में बुक इस तरह से पिक की है कि हमारी 4 बुक एक्चुअली वापस रिप्रिंट में गई, आउट ऑफ स्टॉक। 5 का हमारा सेकंड एडिशन आ चुका है 13 में से। और होपफुली अभी हम इस बार विश्व पुस्तक मेला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम अपना स्टॉल लगा रहे हैं। जितना मुझे लगता है उस महीने या उससे अगले महीने तक और भी कई सारे हमारे नए जिनका वो आ जाएगा। तो अब मुझे चीजें समझ में आने लगी है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज, जिस 2.5 लाख रुपए में मुझे वो प्रकाशक खरीद रहे थे, तो मैं ऑब्वियसली ईगो अपनी एक साइड है, बट आप बिजनेस में ऐसे ईगो नहीं रख सकते हो। आपको बिजनेस सबके साथ मिलकर करना है, सबको एक साथ आगे बढ़ना है। तो हम तो उन प्रकाशकों की बुक हम खुद भी बेचते हैं, हम अभी भी बेचते हैं, उनसे मेरे टर्म्स ऐसे पर्सनल रिलेशन पे खराब नहीं हुए। एक जस्ट उस पॉइंट मुझे लगा कि यार इनको वैल्यू, या तो ये मेरे को बेवकूफ समझ रहे हैं या इनको समझ में नहीं आ रही है। इनमें से एक केस तो हुआ है फॉर श्योर, है ना, मतलब या तो मुझे पागल समझ के 2.5 लाख रुपए बोल रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए में पेज खरीद लेते हैं, और या फिर इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अब ऐसा हो गया है कि एक्चुअली इतनी सेल तो हमने एक्चुअली जितनी की रकम लगा रहे थे, इतनी की सेल तो हमने 15 दिन में हम सिर्फ और सिर्फ अमेजोन से कर दी होगी। सिर्फ और सिर्फ अमेजोन से। फ्लिपकार्ट भी है, देन आपके ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन भी है, देन हिंदी पंक्तियां से लोग खुद से ऑर्डर करते हैं। मतलब अब आपको इसका पोटेंशियल नजर आ रहा है धीरे धीरे? पोटेंशियल नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। और ये सिर्फ बुक एक सेक्शन हो गया है हमारे। अब तो हम एक हिंदी की ऐसी कंटेंट हाउस बिल्ड करना चाह रहे हैं। हिंदी का कंटेंट हाउस बोले तो कि अच्छा, हिंदी में एक्चुअली 2 चीजें हैं, हिंदी या इन जनरली कंटेंट में, कि या तो जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात कर रहा हूं मैं, ऑर्गेनाइजेशन नॉट अ इंडिविजुअल लेवल, कि या तो बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, ठीक है ना, मतलब जैसे धर्मा, या तो मूवी वगैरह बना रहे हैं ये लोग, धर्मा यशराज इस टाइप के। हाँ, और या बहुत, और नीचे एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही है, इंडिविजुअली लोग करने लगे, शॉर्ट फिल्म्स या खुद से ही 3 दोस्त मिलके शॉर्ट फिल्म करने लग गए हैं, पॉडकास्ट करने लग गए हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने लग गए हैं। अच्छा, बीच में कुछ नहीं बचा है, बीच का पूरा स्पेस खाली है जहाँ कंटेंट हाउस की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, आप नेटफ्लिक्स अमेजोन के लिए नहीं बना रहे हो, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इन्हीं के लिए शॉर्ट मूवीज बना रहे हो, इसी के लिए सीरीज बना रहे हो। यहाँ बीच में टीवीएफ था पहले, ठीक है, पर वो भी बड़ा बन चुका है। टीवीएफ अब इतना बड़ा बन चुका है कि उसने वो ऊपर चला गया और बाकी लोगों के लिए अब जगह छोड़ दी है। मैं कंटेंट हाउस में सिर्फ और सिर्फ मूवीज की बात नहीं कर रहा हूँ। कंटेंट हाउस में बहुत चीज आती है, जैसे मूवी एक्चुअली एक विजुअल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ऑडियो कंटेंट भी एक्चुअली पॉपुलर होने लगा है, तो ऑडियो कंटेंट में भी ऐसे हाउस फ्यूचर में चाहिएंगे ना। अभी तो कंपनीज खुद से करवा रही हैं, बट फ्यूचर में तो ऐसे चाहिएंगे जब मार्केट और बिल्ड हो जाएगा। ये 5 करोड़ ऐसे सुनने वाले हो गए जिनको कहानी सुनना पसंद है सिर्फ, तो कोई तो प्रोडक्शन हाउस होगा जो बना के देगा, उन प्लेटफॉर्म्स को भी देगा, इंडिविजुअल लेवल पे बनाएगा, प्रिंट में। तो ऐसे हम लोग एक कंटेंट हाउस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बीच में गैप है इसको फिल करने के अंदर। हिंदी पंक्तियां एक तरह से डिजिटल वाला काम कर रहा है कि सोशल मीडिया पे सब जगह है, अब हम ऐप पे और वेबसाइट पे भी काम कर रहे हैं, तो वो एक डिजिटल कंटेंट जिनको चाहिए डिजिटली कंज्यूम करते हैं उनके लिए होगा। जो प्रिंट फॉर्म में चाहिए होता है, जैसे प्रिंट फॉर्म में अखबार, बुक्स, ये सब आती है, मैगजीन, तो उसमें अपना पंक्ति प्रकाशन हो गया। अब ऑडियो और वीडियो वाला भी आ रहा है, जिसके लिए हमने ग्राउंड फ्लोर करके अलग से इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें विजुअल्स और ऑडियो शुरू हो गया। आने वाले टाइम में हम जो करने वाले हैं, एक्चुअली हम हिंदी की मर्चेंडाइज भी लेके आने वाले हैं, प्लस B2B सर्विस भी देने वाले हैं, क्योंकि अब आने वाले टाइम में सारी कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज भी इंडिया मार्केट में आ रही है। तो शुरू में तो सब वो इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस के पास पहुंचती है, बट उसमें हो लिया ना, ग्रोथ सैचुरेट हो चुका है। उसके बाद अब गांव तक वालों तक पहुंचना है, तो उनको तो हिंदी में ही समझ में आएगा ना,
उसको तो हरियाणवी में ही समझ आएगा अपनी भाषा में। तो अगर उनको हिंदी में अपना पूरा ऐप ट्रांसलेट करवाना है, जो लाखों प्रोडक्ट उनके वहाँ हैं, तो वो कोई तो करेगा। तो एआई तो अभी एआई से तो सिर्फ आप काम चला लोगे, लेकिन बड़ी कंपनियां अपनी क्वालिटी पे ध्यान देती हैं। जो स्टार्टअप होते हैं वो एआई से करवा के डाल देते हैं कि भाई पहले शुरू करते हैं, बाद में जब पैसा आएगा तो इसको और बेटर करेंगे। तो बड़ी कंपनियां ऐसे काम दे देती है। तो आप हिंदी को ओवरऑल एज ए बिजनेस देख रहे हो कि आप हिंदी के सारे काम आप करो? सारे काम हम नहीं करें, बट हम हर फील्ड में, हिंदी के हर फील्ड में मैं चाहता हूँ कि पंक्तियां ग्रुप का कोई ना कोई प्रोडक्ट हो, हर फील्ड में। कोई भी फील्ड उठा के देख लो हिंदी की, उसमें हिंदी पंक्तियां का आज नहीं तो 5 साल बाद कोई ना कोई एक्चुअली प्रोडक्ट या कोई ना कोई जो हमारा इनिशिएटिव है वो उसमें है। मैं ये चाहता हूँ यार मतलब वाकई काबिल तारीफ है। मतलब एक इंस्टाग्राम पेज से शुरू होकर, हाँ, और पब्लिकेशन हाउस हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे कम्युनिटी ऐप हो, मतलब फाइनली जिस जगह पहुंचे हो, मतलब लिटरली काफी काबिल तारीफ है। हाँ, मतलब कोशिश कर रहे हैं अभी। ये सब खैर इंडिया में ऐसा है ना कि सबके पास है आइडियाज। तो मतलब मेरे पास भी आइडिया, सबके पास है आइडिया। इट जस्ट कि हमें भगवान ने, जो भी आप यूनिवर्स जो भी मानो, उसने उस जगह पे पहुंचा है कि आप उनको ट्राई करके भी देख सकते हो। हाँ, तो करके देख रहे हैं। और अगर हम हिंदी में वो कॉन्फिडेंट बिल्ड कर सके हिंदी की ऑडियंस में कि नहीं, हिंदी के अराउंड भी बिजनेस बिल्ड होता है। आप हिंदी बोलोगे, इंग्लिश नहीं बोलोगे, तो भी आपका अच्छा कैरियर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश आए, लैंग्वेज बिल्कुल आनी चाहिए आपको। जितनी लैंग्वेज आएंगी उतने तरीके से आपका दिमाग सोचेगा, चलेगा, उतनी तरीके की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। लैंग्वेज आनी चाहिए, बट लैंग्वेज कभी भी मुझे लगता है ये नहीं, स्किल की तरह नहीं होनी चाहिए कि आपको नहीं आ रही है तो आपको नीचा माना जा रहा है। आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो जो इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस है, जिसको हिंदी समझ में आती है लेकिन कोई हिंदी बोल रहा है, तो उसको दिख रहा है कि अरे ये तो देसी आदमी है। भाई ये देसी विदेशी कहाँ से हो गए? देसी में तो बल्कि लोगों को गर्व फील होना चाहिए। सही बात है भाई इसी देश के हमें देसी बोल रहे हो तो हमें तो गर्व फील होना चाहिए। उसको उस नजर से क्यों देखा जा रहा है कि भाई कम है? तो ठीक है, अभी चेंजेस आ रहे हैं। आई थिंक मुझे लगता है चेंजेस तो आ रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब मैं कॉलेज में था तब मेरा ही ऐसे लेट्स से एथलीट का फोटो लगा रहा हूँ तो मैं खुद ढूंढ के ऐसे इंग्लिश के अच्छे अच्छे कोड ढूंढ के कैप्शन में रख रहा हूँ। अब रिवर्स हो गया है, हिंदी में एक्चुअली लोगों को रखना कूल लगता है। हाँ। तो हिंदी अब नई कूल बन रही है। तो कि ना जो चीज रेयर होती है धीरे धीरे फिर बहुत उसकी स्कैरसिटी जिसकी होती है वो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है। तो अब ऐसा हो गया है कि हिंदी जिनकी पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हुई है, तो हिंदी उनके लिए स्कैरसिटी है ना, तो उनको कूल लगता है हिंदी बोलना, हिंदी करना। बट हिंदी के लिए अच्छा है, हिंदी की मर्चेंडाइज के लिए अच्छा है कि लोगों को एकदम ऐसे जेन जी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है लेकिन हिंदी में यहाँ कुछ लिख रखा है, जैसे कूल को भी हिंदी में कूल लिखा हुआ है, हाँ। तो उनको वो और एक्स्ट्रा कूल लग रहा है। हाँ, तो हिंदी के लिए इससे अच्छी बात और क्या है? और लोग भी आ रहे हैं। लोग अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमसे जो राइटर जुड़ रहे हैं, हमसे सब यंग राइटर हैं। हमारे एक राइटर हैं जो हमारी सिर्फ रॉयल्टी से उन्होंने अपने 2-3 फॉर्म रखे, छोटा मोटा उनका खर्चा चल गया। तो समझ लो ना, उनको खुद पे कॉन्फिडेंस आया हो, जैसे मुझे अपने पैसे कमा के कॉन्फिडेंस आया ना कि यार कुछ कर सकते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं वो। प्लस दूसरा, अगर आप कितने लोगों को रोजगार दे पाओ। अच्छा, हमारी टीम में 10-12 लोग जुड़े हुए हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उनको अमीर बना दिया है मैंने, बट उनको अगर घर से मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है, खुद का खर्चा चला पा रहे हैं, उनको वो कॉन्फिडेंस मिल पा रहा है कि नहीं भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा सुंदर और क्या चीज है बताओ? सही बात है। कुछ सुंदर, इससे सुंदर कुछ भी नहीं कि आप किसी को वो आत्मविश्वास दे पा रहे हो कि वो भी कुछ कर सकता है। नहीं, मैं खुद 2-3 दिन से यहाँ पर हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से आपकी टीम काम करती है, आप काम करते हो। तो देखा हो तुमने हमारा कोई ऐसे सेट, हम एकदम ऐसे, मैं खुद चाय बना के पिला रहा होता हूँ कि भाई चाय कौन कौन पिएगा, तो मुझमें ऐसे कोई वो भी नहीं है। मेरे को इनपुट दिया है कई लोगों ने, जब मैं पॉडकास्ट करते हैं हम कह रहे आप थोड़ा पर्सनैलिटी पे काम करो। मैं इनकी नहीं, जब मैं पर्सनैलिटी पे काम करके कल मैं राज समानी या बियर बाइसेप जैसा बन जाऊंगा तो लोग मुझसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो वो हो सकता है कंटेंट चल जाए, लेकिन मैं बना रहा हूँ उस मेरे गांव के लोगों के लिए, कि किसी गांव में बैठ के कोई बच्चा मुझे देख रहा हो तो उसे लगे कि यार ये दीपक जो कर रहा है तो मैं ही कर लेता हूँ। मतलब आप इतना आसान, इतना देसी तरीके से बना रहे हो। दीपक कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं,
इट जस्ट कि आपके काम को देख के उसको काम इतना हल्का लग रहा है, मतलब हल्का इन द सेंस कि इतना इजी लग रहा है कि उसको लग रहा है यार ये तो मैं ही कर दूंगा। दीपक भाई तो मस्त ऐसे साफा डाल के बैठे हुए हैं या ऐसे मस्त चिल बैठे हुए हैं, हाँ। इसके लिए कोई अलग से ऐसे नहीं बैठना है, चश्मा लगाना है, मेकअप करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसको लग रहा है कि भाई, तो आप सोच रहे हो कि आपका कोई इंटेंशन नहीं था, बट उसको लगा कि भाई हमारा काम इतना इजी है, इतना हल्का है कि वो भी कर सकता है, और उसने शुरू कर दिया। वो फेल हो पास हो, लेकिन उसने शुरू कर दिया आपके काम को देख के। तो मुझे अपना काम वैसे रखना है कि किसी को भी वो एनर्जी मिल सके कि यार मैं भी कर सकता हूँ। हाँ सेम मेरा भी ये रहता कि मतलब कभी इतना प्रॉपर सेटअप तो मिला नहीं, बट जो एक रोनेस आती है ना वीडियो के अंदर कि कहीं भी बैठे कहीं भी शूट कर लिया। हाँ, तो वो होनी चाहिए। और क्या ही करेंगे, मतलब आप इतना पैसा कमा लो और आपकी गांव की ऑडियंस से ही दूर हो चुके हो आप, मतलब आपकी गांव की ऑडियंस आपसे रिलेट नहीं कर पा रही है, आप उनको वो एनर्जी, वो विश्वास नहीं दे पा रहे हो कि वही कर पाए, तो फिर कोई, मुझे नहीं लगता कोई मतलब है पैसे कमाने का, या आपको उस मुकाम पे पहुंचकर वापस जहां से आप आए हो उन चीजों को वो नहीं दे पाना कि वो भी कुछ कर सकते हैं। तो ये है, लेट्स सी। तो अभी नहीं बताया था ना बीच में कि हाँ। मेरी लाइफ का सडनली सेंटर गायब हो गया है। हाँ पेरेंट्स नहीं है तो आपकी सेंटर गायब हो गया ना कि आप कौन। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वापस से अपना वो सेंटर बिल्ड करूँ, और उस सेंटर के अराउंड में, ताकि मेरे पास एक रीजन हो कि जब मैं वैसे, अभी तो ऐसे हाई मोटिवेशन पे काम कर रहा हूँ ना, बट ऐसा टाइम भी आएगा जब मैं मेरा मोटिवेशन लो होगा, तो उस लो मोटिवेशन में मेरे पास इतना रीजन होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि मैं खुद से बाउंस बैक कर कि मेरी लाइफ में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उस रीजन को याद करूँ और मैं वापस से इतनी एनर्जी कि मैं वापस से मोटिवेट हूँ और फिर से काम करूँ। तो वो मैं वापस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्ड करने की ट्राई कर रहा हूँ। नहीं यार दीपक आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो, एंड आई होप कि आप जो सोच रहे हो आप अचीव कर लो, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। एंड बिल्कुल, थैंक यू यार सो काफ़ी अच्छा लगा आज बात करके, मतलब काफ़ी सवाल तो ऐसे थे मतलब जिनके जवाब मैं खुद चाह रहा था। हाँ, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा सुन के, आई होप ऑडियंस को भी काफ़ी मज़ा आएगा सुन के। आई थिंक आप होपफुली। कुछ कहना चाहोगे उनसे? नहीं यार, मैं तो ऐसे कुछ कहने के लिए अभी मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, बट जितना मेरी लाइफ में यही कि मुझे लगता है कि आप अपने दिल की करो। आपके पेरेंट्स वगैरह ऐसे नहीं, कि मैं नहीं बोल रहा कि आप उनसे लड़ाई कर लो, रिबेलियस हो जाओ, वो भी बहुत जरूरी वो है। एक लाइन है ना, पेरेंट्स के डिसीजंस गलत हो सकते हैं, इंटेंशंस गलत नहीं होते। हाँ, बट आपको करना है तो आपको उनको शो करना पड़ेगा। हाँ, मतलब शो करना पड़ेगा। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको नहीं करना देना चाहते हैं, वो आपके जीवन में सिक्योरिटी चाहते हैं। सिक्योरिटी चाहते हैं। क्योंकि वो ये चाहते हैं ना कि हम जब इस जीवन से चले जाएंगे तो मेरा बच्चा, मेरा बेटी, मेरा बेटा सिक्योर्ड हो। उनका डर ये होता है। तो उस डर में उन्होंने जो तरीके देखे हैं, उनकी जितना भी एक्सपीरियंस है, उनमें जो उनको सिक्योर्ड वे लगता है वो आपको उस रास्ते पे भेजने की कोशिश करते हैं। बट आपका दिल कुछ और कह रहा है, बहुत स्ट्रांगली कह रहा है। इसलिए नहीं कि आप दो रील देखी और कुछ करने का मन। पिछले 6 महीने से आपका दिल एक ही चीज कह रहा है, या आपको पूरे कई सालों से बार बार एक कॉल आती है, तो आप उसको फॉलो करो। और घर वालों को बिना बताए भी कर सकते हो। जब घर वालों को लगता है आप करके दिखाओगे कुछ की, देखो उनको जो होप दिखती है, तो आपके घर वाले तो आपकी तरक्की, आपकी खुशी चाहते हैं ना। जब उनको दिखता है कि ये हमें नहीं पता क्या कर रहा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा, बट कुछ तो कर रहा है और ये खुश है और इसको लोग देख रहे हैं। अब जैसे मेरे घर वालों को नहीं समझ में आता, अभी तक नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट जो कभी न्यूज़पेपर में फोटो देखते हैं, अब जैसे हमारे दिल्ली पुस्तक मेले में वो लग रहा है स्टॉल, और वो वो उनमें से कोई आएगा दिखेगा, तो उनको लगेगा कि कुछ तो कर रहा है जिसमें लोग आ रहे हैं और कर रहे हैं कुछ तो है। हमें नहीं पता ही क्या कर रहा है, बट अगर 10 लाख लोग जुड़ रहे हैं तो अच्छा ही कर रहा है कुछ। सेम मेरे घर वाले, मतलब मैं कहता हूँ हमेशा कि मेरे पास 2 व्यूअर तो फिक्स है। कोई वीडियो देखे या ना देखे, मेरे मम्मी पापा जरूर घर बैठे पूरी वीडियो देखते हैं। हाँ, तो मेरी बहनें हैं जो बड़ी क्यूट हैं, तो मेरी बहनें देखती रहती हैं, फिर मेरे को अगले दिन बोलेंगी कि हमने ये देखा। हाँ, तो यही है यार, मतलब आप अपने दिल की सुनो। मैंने यही सीखा। और दूसरी ये कि दूसरा ये भी है, देखो ये भी मुझे लगा, मुझे इस जो मेरे जो शब्दों को आई थिंक समराइज किया था, तो हमने एक पॉडकास्ट की थी, टीजे भानु एक्ट्रेस है, तो उन्होंने इतनी प्यारी बात बोली, मेरे को इतना अच्छा किस्सा सुनाया उन्होंने कि मतलब उन्होंने बहुत कम एज में आरजे का काम शुरू कर दिया था, जो एफएम वगैरह में। तो 19-20 साल में ही अच्छे 2-3 साल जॉब कर ली थी उन्होंने, उनके पास थोड़ी बहुत सेविंग आ गई थी। तो 20-21 साल में आपको इनफ एक्सपीरियंस
मतलब एक्सपोजर मिल गया था। 21 साल में लोग पास आउट भी नहीं होते हैं। तो उसके बाद 60,000 रुपए की सेविंग थी और उसने बोला कि पापा मम्मी को बॉम्बे जाना, उसको नहीं पता क्या करना है, जस्ट बॉम्बे जाना है। तो उन 60,000 रुपए को लेके गई और उसने सोचा कि 60,000 रुपए से कम मेरा 6 महीने का तो खर्चा निकल ही जाएगा। वो वहां से ये सोच के आई और उस टाइम पे एक्चुअली 6,000 रुपए काफी होते थे। तो उन्होंने हमें बताया कि उस 6 महीने में मैंने ये सोचा कि जब मैं कर रही थी कि भाई जो मुझे फ्रीडम मिल रही है अपने डिसीजन खुद लेने की, अकेले जाके रहने की, अपना खुद को अपने को संभालने की, तो 6 महीने बाद अगर मेरे पास पैसे खत्म हो गए ना, कुछ नहीं भी कर भी पाई, तो वापस घर चली जाऊंगी, बट ये 6 महीने की आजादी है, हाँ इसको तो लूंगी। और उन्होंने बोला कि ये आजादी सबको मिलनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ लाइफ में एक बार ये आजादी सबको फील करनी चाहिए, जहां आप खुद के डिसीजन खुद ले रहे हो, घर से पैसा नहीं ले रहे हो। 6 महीने एक साल खुद से करके देखो कि आप क्या कर सकते हो। फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आपके लिए क्या है आजादी, मतलब क्या है आजादी, वो जो आप जिसकी बात कर रहे हो कि सबको। तो उन्होंने बोले कि खुद के फैसले लेने की संपूर्ण आजादी, और उस फैसले के जो भी रिजल्ट हो, अच्छे बुरे, उनको एक्सेप्ट करने की आजादी। कि भाई अगर नहीं भी चला ना तो मैंने कोशिश की थी। मैं ये नहीं डालूंगा कि मेरे को तो यूपीएससी करना ही नहीं था, आपने डाल दिया, मेरे को तो एंटरप्रेन्योरशिप करनी ही नहीं थी, आपने डाल दिया। वो डिसीजन मैंने लिया। कल इसमें फेल होता हूँ तो भी मुझे नहीं लगता कि मुझे दुख होगा। बहुत प्राउडली मैं बोल पाऊंगा कि भाई मैंने कुछ करने की कोशिश की। उस जगह से आपने एक्चुअली ऐप बना दिया, हाँ जहाँ लोगों को अब तक ये नहीं पता है कि ऐप एक्चुअली लोग बैठ के बनाते हैं। अब गांव वाले लोगों को लगता है कि ये तो मोबाइल का ही पार्ट है। हाँ इस पे प्ले स्टोर पे डालोगे, प्ले स्टोर पे जितने ज्यादा डाउनलोड होंगे उतने प्ले स्टोर आपको पैसे देता है। अच्छा उनको नहीं पता कि प्ले स्टोर पैसे लेता है आपसे, महीने की एक मिनिमम चार्ज लेता है। उनको ये नहीं पता, उनको लगता है कि यूट्यूब की तरह काम करता है कि जितने ज्यादा व्यूज तो यूट्यूब पैसे देता है ना, ऐसे जितने ज्यादा डाउनलोड होंगे उतने पैसे लेंगे। तो आप उस जगह से आते हो ना, आपने ऐप बना दिया, तो यहाँ तक आपको यूनिवर्स लेके आया है, ब्रह्म तो भगवान लेके आया है। तो मुझे लगता है कि वो कुछ तो आपसे करवाना चाह रहा है। तो आप अपने इससे की कोशिश करो, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। तो बाकी चलते रहो। चलते रहो, अपने दिल की सुनो। दिल की सुनने का मतलब मैं वापस बोलना चाह रहा हूँ कि 2 रील देख के दिल की नहीं सुनी जाती। 6 महीने से आपको एक ही चीज बार बार आ रही है और मन बहुत कह रहा है, तो करके देख लो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए। ऐसा कुछ है नहीं है हमारे पास मतलब अचीव करने के लिए, बट ये मैंने पिछले 6 साल 7 साल में ट्राई किया। नहीं यार, आई गेस काफी सीखने को मिलेगा जो भी मेरी ऑडियंस है। एक्सपीरियंस काम आ सके। हो सकता है कोई खुद बेचारा पेज बना रहा हो या पेज बनाने की सोच रहा हो, उसको कुछ, या कोई फंड टेस्ट करने वाला हो और उस बिजनेस मॉडल का आइडिया ना हो। हाँ, वो सोचे कि भाई ये फिक्स करना पड़े। तो यू नेवर नो कि आपकी कौन सी बात किससे क्या क्लिक कर जाए। एक बार क्या प्रॉब्लम। मैंने बीच में कंटेंट बनाना छोड़ दिया था 1-2 महीने के लिए, तो फिर कमेंट्स आने लगे कि ये आप कहाँ चले गए, आप कंटेंट बनाइए, हम तो आपको देखना पसंद करते हैं। तो फिर सडनली यू रियलाइज कि आप कहीं ना कहीं आपको भी नहीं पता और आप लोगों की लाइफ में कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो। तो यू नेवर नो कि हमारा एपिसोड किसके पास पहुंचे और कोई क्या, किसी की लाइफ में क्या मैजिक हो जाए। हाँ, और आप दिल से करते हो तो यूनिवर्स भेजता है। आप जब भी डाउन फील करोगे, हाँ, अब मैं बताता हूँ। जैसे कल परसों की बात है, मेरी एक दोस्त थी, ये पहले भी हो चुका है मेरे साथ। तो हमारी हिंदी बुक्स अभी एक्चुअली उसमें चल रही है ना, ट्रेंड में। तो उसको उसी किसी एक दोस्त ने बोला कि वो हिंदी बुक पढ़ती नहीं है, उसकी दोस्त इंग्लिश बुक ही पढ़ती है। उसने बोला कि यार मेरे को एक हिंदी की बुक पढ़नी है, लिफाफा। तो मेरी दोस्त बोलती कि मैं इतनी प्राउडली उसको बता रही थी कि भाई ये तो मेरा स्कूल का फ्रेंड है, और अच्छा। इससे मेरी इस बारे में बात हुई, वो बोल रहा है वापस रिप्रिंट में गई है, ऐसे वैसे। तो उसको इतना प्राउड फील हो रहा था। तो आप ऐसे एक बार और यूपीएससी में एक मेरी बैचमेट का सिलेक्शन हुआ था। तो वहाँ ट्रेनिंग में एक यूपीएससी की हिंदी की जो टॉपर थी, उनसे बात कर रही थी। उनको लिखने का शौक था, तो बात करते करते उन्होंने हिंदी पंक्तियां पेज का मेंशन कर दिया। तो जो मेरी दोस्त थी, बैचमेट थी, उसने इतना प्राउडली उसको बताया कि भाई ये तो मेरा बैचमेट है, दोस्त है। तो आप समझते हैं कि आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स में आपके आसपास के लोग कितने वो फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं उनकी लाइफ की। अब वो कितना सा छोटा पार्ट है, बट आप उनकी लाइफ में अगर कुछ खुशी ऐड कर दे रहे हो दिन में, तो इससे अच्छा और क्या है। ऐसे छोटी छोटी मेमोरीज बनती हैं। चलो, आई गेस काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। चलो ठीक है यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार, काफी मजा आया आपसे बात करके।